हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सेशंस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बीएफएम के बारे में। बीएफएम का पेपर सबसे डिफिकल्ट माना जाता है सीआईबी के एग्जाम में, और उसमें भी मॉड्यूल बी को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कहा जाता है। लेकिन इसी डिफिकल्ट एग्जाम को हम बहुत ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं इस वीडियो क्वेश्चन की मदद से। तो ये वीडियो क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड टू मॉड्यूल बी को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। फुल कोर्स अगर चाहते हो सीआईबी अर्ली बर्ड पैक दैट इज अवेलेबल, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, केस स्टडी वीडियोस, वीडियो क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट सब चीजें मिलने वाली हैं। सो जल्दी से जल्दी लिखिएगा सीआईबी अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। द क्वेश्चन नंबर वन इट सेज अ फर्म्स लीडरशिप इज असेसिंग टू मेजर प्रोजेक्ट्स, a venture into a predictable established market, another into highly innovative but volatile emerging technology sector. If the primary goal is to select the project that offers a more reliable return profile with minimal capital exposure, which project characteristics should they prioritize based on the fundamental principle of risk? Higher variability in net cash flows, as this indicates higher upside potential which can be leveraged. Lower variability in net cash flows because this corresponds to lower risk and lower downside potential, consequently lower capital requirements. A business model with higher upside and downside potential, as this demonstrates the market responsiveness. And a project where uncertainties in cash flows, inflows and outflows are maximized to capture all potential market movements. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा? सो सिंपली यहाँ पर कहा गया है कि वी आर टू लुक इनटू द प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्राइटेरिया, जो रिस्क रिलेटेड रहेगा उसके रिलेटेड रहेगा, हमें पिक करना है। अगर प्राइमरी गोल है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना दैट ऑफर्स मोर रिलायबल रिटर्न, तो मोर रिलायबल रिटर्न का मतलब क्या रहेगा कि लोअर वेरिएबिलिटी अगर आपके पास कैश फ्लोज में होती है, उसका मतलब होता है कि आपके पास जो रिस्क है वो भी कम रहेगा। अब अगर रिस्क कम है आपके पास, तो डेफिनेटली लो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास लॉस भी कम होगा एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। उसके अकॉर्डिंग वी विल बी सिलेक्टिंग द ऑप्शंस। इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, दैट्स हायर वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लो, इसका मतलब तो ये रिस्क ज्यादा है। हायर वेरिएबिलिटी का मतलब है कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है, और अगर जितना ज्यादा कैपिटल चाहिए रहेगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा कैपिटल भी चाहिए उस रिस्क को संभालने के लिए। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लोज मतलब कि आपके पास जो रिस्क है वो भी कम होगा, एंड रिस्क कम है तो आपको कैपिटल भी कम रहेगा, एंड डाउनसाइड पोटेंशियल भी कम रहेगा। डाउनसाइड पोटेंशियल का मतलब होता है एडवर्स इंपैक्ट भी कम रहेगा, राइट? सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It says a risk analyst is evaluating a bank's trading portfolio using various quantitative measures. They observe that the standard deviation of daily profits is quite high, indicating significant volatility. However, they are most concerned about the probability of a catastrophic loss on particular bad day. Which risk measurement approach should the analyst use to specifically integrate sensitivity and volatility with the adverse effect of the uncertainty, and why? तो सबसे पहले ना रिक्वायरमेंट को समझना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। देखो, रिस्क एनालिस्ट है वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को गो थ्रू कर रहे हैं, एंड उनको दे बेसिकली डू ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली प्रॉफिट्स इज क्वाइट हाई। तो स्टैंडर्ड डिवीजन एक्चुअल में होता क्या? दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, राइट? यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द ईच डाटा फ्रॉम द मीन। यानी कि कुछ इस तरह से सोचेगा कि ये आपके पास मीन है, तो उससे जो डिफरेंस होता है ये वाला, दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरिएबिलिटी इंडिकेटर है, यानी कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, यानी कि वैल्यूज ज्यादा फैली हुई हैं, ज्यादा स्प्रेड आउट है, यानी कि ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और जबकि लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है कि वैल्यूज जो है वो टाइटली क्लस्टर्ड है, राइट? तो दैट इज द केस कि किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो ज्यादा है, यानी कि रिस्क ज्यादा है। सो इन फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड डिवीजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब हम मार्केट रिस्क के बारे में बात करते हैं। ये टोटल रिस्क जो होता है ना पोर्टफोलियो में, उसको कैप्चर करता है, जिसमें सिस्टमिक रिस्क एंड अंडर अनसिस्टमिक रिस्क, यानी कि जो आपका मार्केट रिस्क है और आइडियो सिंक्रेटिक रिस्क है, दोनों शामिल रहते हैं। एंड जो स्टैंडर्ड डिवीजन है दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड वॉलिटिलिटी, उसमें बेसिकली फर्क नहीं जानता। ये गेन एंड लॉसेस दोनों को इक्वालिटी के साथ रीच आउट करता है, राइट? अगर किसी पोर्टफोलियो में मान लो कि स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, उसका मतलब है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी उस पोर्टफोलियो में कि लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं और गेन्स भी
ज्यादा हो सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हायर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो मतलब है कि लॉस भी ज्यादा हो सकता है, इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट वॉलिटिलिटी। However, they are most concerned about the probability of the catastrophic loss on a particular bad day, कि किसी एक पर्टिकुलर दिन में जो लॉस है ज्यादा हो सकता है। तो कौन सी रिस्क मेजरमेंट अप्रोच हम यहां पर अपनाएंगे जो सिग्निफिकेंटली आपके इंटीग्रेट करेगी सेंसिटिविटी और वॉलिटिलिटी को, राइट? यानी कि हमें सेंसिटिविटी को भी डील करना, साथ में वॉलिटिलिटी को भी डील करना है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हम एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, बाकी सब चीजों के ऊपर इंपैक्ट देखेंगे, दैट इज अ सेंसिटिविटी। और वॉलिटिलिटी होता है जब वी आर बेसिकली लुकिंग इनटू मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल पैरामीटर्स को अल्टर करके चेंजेस देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ वॉलिटिलिटी, राइट? So first option it says that will be going for the sensitivity analysis. Second it says we'll be going for the volatility. Third it says we will be going for the downside potential, because it is the most comprehensive measure that focuses specifically on potential losses and their probability, ignoring the upside deviations that volatility includes. तो volatility में तो क्योंकि दोनों साइड्स आ जाती हैं, अपसाइड डाउनसाइड दोनों आ गई, हमें अपसाइड को छोड़ना है बिकॉज वी आर टू कंसंट्रेट, वी आर टू फोकस ऑन द डाउनसाइड पोटेंशियल ओनली, उसी को देखना है ना। And further it says a combination of the sensitivity and volatility, as this is the only way to model the probability distribution required for advanced risk assessment. So which one is going to be the correct answer for the question number 2? Kindly do answer at the earliest. So answer is option C, that we are going to go for the downside potential. किसके लिए जाएंगे हम? Will be going for the downside potential here. एंड उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे? विल बी यूजिंग द वैल्यू एट रिस्क अप्रोच, राइट? वैल्यू एट रिस्क अप्रोच, क्योंकि जो वैल्यू एट रिस्क अप्रोच है वो आपके जितने भी टेल रिस्क होते हैं ना उनको कैप्चर करती है। वी आर एस्टिमेट करती है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा एक डिफाइंड टाइम होराइजन के ऊपर, एक गिवन कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, राइट? तो काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा ये मेथड एनालिस्ट के लिए, खास करके वो पर्टिकुलरली उनको कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस ऑलरेडी कवर हो जाता है आपका नॉर्मल कंडीशंस में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सो वीएआर इनकॉर्पोरेट्स द वॉलिटिलिटी, जो वीआर की कैलकुलेशंस होती हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशंस का इस्तेमाल करती हैं, एंड फर्दर ये सेंसिटिविटी को भी अकाउंट में लेकर के आती है जब कंप्यूट करते हैं हम, राइट? वाई द पैरामीट्रिक मेथड्स, लेट्स से मोंटे कार्लो मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इसका वीआर को कैलकुलेट करते हैं, तो वीआर सेंसिटिविटी जो होती है पोजीशंस की उसको भी चेक करती है। सो उसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं वीएआर में, दैट इज वैल्यू एट रिस्क में, विच इज अ अप्रोच ऑफ द डाउनसाइड पोटेंशियल का ही अप्रोच है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। Now let's move to the next question number 3. It says a bank's board of directors has established a comprehensive risk management policy. तो बैंक के जो board of directors हैं उन्होंने comprehensive risk management policy को establish किया है। A new complex financial product is proposed, right? तो एक नया financial product जो है, complex financial product जो है उसे propose किया गया है, that blends elements of lending and derivatives, जो उसमें lending और derivative दोनों के elements हैं, एंड द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल लिमिट्स मे नॉट बी एडिक्वेट, जो आपके पास पहले पोटेंशियल लिमिट्स हैं वो एडिक्वेट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड organizational framework for the risk management, which entity is primarily responsible for setting revised robust guidelines and periodically reviewing the potential limits for this new exposure? तो कौन इसको सेट करने वाला है इन गाइडलाइंस से रिलेटेड, उसके बारे में हमें बताना है। कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इटसेल्फ विदाउट एनी डेलीगेशन, एंड द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, या फिर जो मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है विच इज अ बोर्ड लेवल्स का कमेटी, दैट विल बी गोइंग टू डू द सेम। सो विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू द कमेटी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जो कमेटी होती है सीनियर एग्जीक्यूटिव की, वो इंप्लीमेंट करती है एग्जिस्टिंग रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज को, राइट? सो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो कौन करता है? दैट इज बीइंग डन बाय द कमेटी ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, राइट? वो किया जाता है। तो आंसर ए तो नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि रिवाइज्ड जो गाइडलाइंस हैं, रोबस्ट गाइडलाइंस हैं, उनको रिव्यू करना, उनको सेट करना, उसकी बात कर रहे हैं, राइट? ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, दे डू डेलीगेट द स्पेसिफिक ओवरसाइट फंक्शंस, लाइक दे डू सेट द लिमिट्स एंड उनको रिव्यू भी करते हैं, गाइडलाइंस। बेसिकली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? इट्स सब कमेटी की, सब कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट रिलेटेड टू द
नॉट रिलेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं होती सेट करने की, रिव्यू करने की, वो सब कमेटी जो होती है ना बोर्ड लेवल की, उसकी जिम्मेदारी है। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। एंड जो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप है, ठीक है, उसका रोल क्या होता है? एनालाइज करना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना रिस्क प्रोफाइल को, वो काम होता है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का। दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, जो बोर्ड लेवल सब कमेटी होती है, उसका ही कामकाज होता है। डेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि उन्होंने गाइडलाइंस को सेटअप करना है फॉर द रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग करनी है। एंड साथ के साथ जो प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं वो भी करता है। एंड फर्दर जो पीरियोडिकल रिव्यू करने का काम है वो भी बोर्ड लेवल सब कमेटी का कामकाज होता है। सो अकॉर्डिंगली वी लुक एट ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, it says consider a financial institution that funds a 10-year floating rate loan indexed to a benchmark rate। तो कंसीडर करो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो फंड करती है एक 10 साल के फ्लोटिंग रेट लोन को, जो कि इंडेक्स है एक बेंचमार्क रेट के साथ, बाय इशूइंग अ 10-year फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ठीक है। 10 साल का फिक्स्ड रेट बॉन्ड इशू कर देती है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी द सेंट्रल बैंक सिग्निफिकेंटली लोअर्स द बेंचमार्क रेट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। अब काफी ज्यादा इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी आई, तो जो रेगुलेटर है सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या किया, जो बेंचमार्क रेट था जिसके बेस के ऊपर आपने लोन इशू किया था, उसको काफी ज्यादा लोअर कर दिया। which specific type of risk most accurately describes the negative impact on the institution's net interest margin resulting directly from the divergence of the rate structures। तो कौन सा रिस्क आएगा? गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क, फंडिंग रिस्क, बेसिस रिस्क, या फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क? व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो सिंपल सा फंडा है, यहां पर है एक लोन जिसको कि सेट किया गया है, फ्लोटिंग रेट लोन है, बेंचमार्क रेट B1 पर बेस्ड है, राइट, ये चीज है। एंड फर्दर एक 10 साल का बॉन्ड इशू किया गया है, इसको फंड करने के लिए बॉन्ड इशू किया गया है जो कि फिक्स्ड रेट के ऊपर बेस्ड है। लेट्स से ये फिक्स्ड रेट है 8% और ये बेंचमार्क रेट था 7%, 3% का ये मार्जिन अर्न कर रहे थे, राइट। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो बेंचमार्क रेट था ये लोअर हो गया, दिस इज नाउ लोअर डाउन। अब ये लो डाउन हो गया तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले क्या था, अगर मैं कहूं कि लोन के ऊपर 3% का इन्होंने स्प्रेड अर्न करना था, तो टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा था? लेट से 10% चार्ज हो रहा था। तो इनके पास मार्जिन पहले 2% का था, लेकिन लेट से अब इनका जो ये पर्टिकुलर बेस रेट है, जो इनका ये बेंचमार्क रेट है, ये ऑल्टर होके हो गया 5%, ठीक है। 5% प्लस 3% का स्प्रेड अर्न कर रहे थे, तो ये कितना हो गया? 8% हो गया, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हो गया अब वो कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसे क्या कहते हैं? वी नीड टू आंसर इट। अब जो फर्स्ट ऑप्शन दी गई ना आपको, रिलेटेड टू द गैप रिस्क और द मिसमैच रिस्क, गैप रिस्क या मिसमैच रिस्क अराइज होता है जब टाइम डिफरेंसेस होते हैं रीप्राइसिंग ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, राइट, जो कि यहां पर रिलेटेड टू है कोर इशू से, लेकिन नॉट रिलेटेड टू टाइमिंग ऑफ द फ्यूचर फंडिंग नीड, राइट। फ्यूचर फंडिंग नीड के रिलेटेड तो नहीं है ना यहाँ पे। सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बी की बात करें फंडिंग रिस्क के बारे में, दैट्स बेसिकली द लिक्विडिटी रिस्क, जो कि एबिलिटी होती है रिलेटेड टू कि आप नेट आउटफ्लोज को रिप्लेस करने में दिक्कत आ रही है, उसके रिलेटेड दिक्कत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द फंडिंग रिस्क। अब इस केस में तो लोन भी 10 साल के आपके पास, फंड्स भी 10 साल के हैं, तो कोई ऐसा कोई रिस्क है नहीं है। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। फिर बात आती है ऑप्शन सी के बारे में, दैट इज द बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क तब आता है जब इंटरेस्ट रेट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं वो अलग अलग बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से अगर एडवर्स मूवमेंट होती है तो डेफिनेटली स्प्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब इस केस में भी ऐसा ही है, आपके बेंचमार्क के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली आपकी इनकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। दोनों आपके एसेट्स जो है, लोन आपके अलग बेंचमार्क के पास है एंड आपके बॉन्ड्स अलग बेंचमार्क के ऊपर है, तो डेफिनेटली दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द बेसिस रिस्क। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि जो भी पैसा आपके पास रीपेमेंट आएगी, हो सकता है कि रीपेमेंट जो आपके पास आए आप उसको सेम इंटरेस्ट के ऊपर डिप्लॉय ना कर पाओ, आपको उसे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आगे डिप्लॉय करना पड़े। लेट्स से पहले लोन लिया था 10% के ऊपर हमने लोन दिया था, अब जो रीपेमेंट आ गई, जरूरी तो नहीं है ना कि हम 10% के ऊपर उसको आगे लोन पर दे पाए, हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो गए हो तो हम सिर्फ 9% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर पर्टिकुलरली उसको आगे लोन पर दे पा रहे हैं। सो दैट इज द री इन्वेस्टमेंट रिस्क, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज अ कंपनीज फाइनेंस डिपार्टमेंट इज डिबेटिंग बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बाय solely comparing their project रिटर्न, राइट।
तो कंपनी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो डिबेट कर रहा है दो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के ऊपर, कंपेयर कर रहा है प्रोजेक्टेड रिटर्न को और रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? प्रपोजल एक्स हैज प्रोजेक्टेड आरओई ऑफ 18% इन्वॉल्व्स significant exposure to foreign exchange fluctuations, while proposal Y has ROE of 16% in a stable domestic market. Y is relying solely on ROE for this decision considered as unreliable method according to the sound risk management principles. तो सिर्फ और सिर्फ ROE के ऊपर क्यों हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, and why this is not a good decision for that. So first of all, we need to understand about the return on equity. Return on equity का simple सा formula होता है. Let me write the formula over here. It's actually the net profit after tax. जो भी आपके पास net profit आता है आफ्टर द टैक्स वो आ जाएगा न्यूमरेटर का पार्ट, डिवाइडेड बाय जो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है दैट विल बी पार्ट ऑफ इट मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी. ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है. सो रिटर्न ऑन इक्विटी में आपके पास दो कंपोनेंट है. एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अर्निंग्स जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आफ्टर द इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो होती है. अगर हम बात करते हैं एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी, दैट इज बेसिकली इक्विटी एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, उसका एवरेज कर लो. इसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस सब चीजें शामिल रहती हैं. अब आरओई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस बेसिकली कंपेयर कर सकते हो अक्रॉस द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, एंड इसे इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स के द्वारा यूज किया जाता है. लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे. देखो आरओई जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट? लेकिन जो अंडरलाइंग रिस्क लिया गया है सो एज टू अचीव दैट पर्टिकुलर रिटर्न, उसके बारे में ये बात नहीं करता है. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट एक्स, तो प्रोजेक्ट एक्स के केस में आपको रिटर्न मिल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी है आपके पास 18%. प्रोजेक्ट वाई के केस में जो रिटर्न मिल रही है दैट इज बेसिकली 16%. लेकिन 18% वाले के केस में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का जो रिस्क है वो भी यहां पर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके अल्टीमेट लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर करेंसी मार्केट सही से काम नहीं करती है. प्रोजेक्ट जो वाई है आपका, प्रपोजल वाई है, उसके केस में आपको 16% रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है एक स्टेबल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जहां पर अनसर्टेनिटी लोअर है. सो वी कैन सिंपली बी सेइंग कि इस केस में इफ वी टॉक अबाउट द अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, जबकि इस केस में डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबल मार्केट है एंड यहां पर अनसर्टेनिटी जो है वो काफी कम है, यहां पर वेरिएबिलिटी भी कम रहेगी, राइट? सो प्रोजेक्ट वाई में स्टेबल डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है. सो आरओई को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी किया जा सकता है. लेट्स से कि अगर आप लेवरेज आपका ज्यादा है, यानी कि आपने डेप्ट ज्यादा लिया हुआ है, स्पेक्युलेटिव रिस्क ले रहे हो, राइट? तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी को ज्यादा शोकेस किया जा सकता है, राइट? आरओई जो होता है वो एक रिटर्न मीट्रिक है, राइट? ये रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं करता. काइंडली ध्यान रखिएगा, ये क्या नहीं करता? रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं करता. साउंड रिस्क मैनेजमेंट जो होती है दैट्स बेसिकली रिलेटेड कि आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करें, उसका इस्तेमाल करें. जैसे कि यू कैन बी यूजिंग द आरएआरओसी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वैल्यू एट रिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डाउनसाइड पोटेंशियल ओवर देयर. तो वो आपको क्लियर पिक्चर देगा, राइट? सो एक्सपोजर टू वॉलेटाइल मार्केट के केस में आपको ज्यादा डीपर इवेल्यूशन करनी चाहिए. सो आंसर इज सिंपल कि आरओई को मैनिपुलेट किया जा सकता है. अगर फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है तो उससे क्या होएगा कि आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगी लेकिन आपके पोटेंशियल लॉसेस भी बढ़ सकते हैं. एंड फर्दर हाई आरओई एक सिग्नल होता है कि आपका लेवरेज ज्यादा है, जरूरी नहीं होता कि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, राइट? सिंपल सा फंडा है. तो सिंपल सी चीज यहां पर क्या रहेगी कि जो प्रोजेक्ट वाई है दैट शुड बी कंसीडर्ड, राइट? तो ऑप्शंस को देखते हैं. बिकॉज आरओई डज नॉट अकाउंट फॉर द कैपिटल चार्ज. ऑप्शंस क्या कह रही हैं? बिकॉज आरओई डज नॉट अकाउंट फॉर द कैपिटल चार्ज और लॉस प्रोबेबिलिटीज which are essentially for true investment comparison, because a higher ROE inherently means investment has a lower risk profile and is always preferable. And because ROE is measure of downside potential and its comprehensive analysis must also include the upside volatility, because ROE is difficult to calculate accurately whereas risk adjusted measures have simpler and more reliable formula. So आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के केस में? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर? देखो, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट बेसिकली फेल्स टू कैप्चर द
ओवरऑल रिस्क, सारे रिस्क को कैप्चर नहीं कर सकता। रेवेन्यू मॉडल में जो भी रिस्क है उनको कैप्चर नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिटेबिलिटी शोकेस करता है। सो ये एक रिलायबल टूल नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। प्रॉपर कंपैरिजन करना है, अगर आपको सभी रिस्क को काउंट करना है तो एज आई टोल्ड यू RAROC का इस्तेमाल करो, ठीक है। एंड रिस्क प्राइसिंग मस्ट बी देयर, ताकि हम पर्टिकुलर फैक्टर्स को देख पाए कि कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी उसके साथ एसोसिएटेड, राइट। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द correct answer for this question. Now let's move to the question number 6. It says a risk analyst is using sensitivity to measure the interest rate risk of a government bond portfolio. तो एक रिस्क एनालिस्ट सेंसिटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे कैलकुलेट फॉर 1% चेंज इन द इंटरेस्ट रेट द पोर्टफोलियोज मार्केट वैल्यू चेंजेस बाय 50,000 USD. While this is useful metric, what is the significant drawback of relying solely on the sensitivity measure of overall risk measure assessment of the portfolio in a dynamic market? देखो सिंपल सा फंड है सेंसिटिविटी। क्वेश्चन में आप ऑलरेडी डेफिनेशन भी आपको दे दी है। डेफिनेशन क्या है कि आप सिंगल पैरामीटर को पिक करते हो एंड उसको 1 बेसिस पॉइंट के ऊपर या लेट्स से 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर यू ऑल्टर्ड इट एंड यू बेसिकली फाउंड कि हाँ ये चेंज हुआ, इसमें ये दिक्कत आई है। जैसे इस केस में इन्होंने कहा कि 1% इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हुआ तो 50,000 USD पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू चेंज होगी, राइट। लेकिन व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स दैट आर गोइंग टू चेंज? ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, बाकी पैरामीटर्स भी तो चेंज होंगे ना। सो दैट इज द मेजर लिमिटेशन। सेंसिटिविटी मॉडल का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही रहता है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। इट फेल्स टू कैप्चर द इंस्टेबिलिटी और वॉलिटिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स themselves, focusing only on the impact of the unit change. This measurement is only effective for assessing the downside potential and completely ignores the upside potential. Sensitivity is comprehensive measure that integrates volatility, making it too complex for daily monitoring. जबकि ये मेथड काफी ज्यादा आसान होता है। It is statistical measure of dispersion around the average, which is not relevant for the bond portfolio. So आंसर जो रहने वाला है that is going to be option A. Option A is going to be the correct answer here. Why this is going to be the correct answer? Because सिंपल सा ड्रॉबैक है। एक तो ये ड्रॉबैक है कि इंस्टेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता। लाइक मल्टीपल पैरामीटर्स कुड हैव चेंज, लाइक मल्टीपल पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं एंड फर्दर दैट इज नॉट नोन ओवर हियर। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया चीज? क्योंकि ऑप्शन ए में ये क्या गया, इट फेल्स टू कैप्चर द इंस्टेबिलिटी और वॉलिटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसको कैप्चर तो नहीं कर रहा ना, सिर्फ फोकस कर रहा है इंपैक्ट ऑफ यूनिट चेंज के ऊपर, राइट। सो दैट इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज a bank is developing a new product, loan product for small businesses, and is determining the appropriate interest rate to charge. To ensure profitability and sustainability, the pricing model must be comprehensive. Beyond the direct costs like the cost of deployable funds and operating costs, which two additional factors must be fundamentally integrated into the pricing structure to account for the inherent risks? Market sentiment and the projected growth rate sector, and further loss probabilities associated with the potential defaults and the capital charge for regulatory requirements, the daily volatility of the bank's stock price and the CEO's risk appetite, थर्ड पार्टी गारंटी फीस एंड द कोलेटरल वैल्यूएशन कॉस्ट। तो क्लियर सा आंसर है मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा मैटर करते हैं। देखो मार्केट सेंटीमेंट ग्रोथ जो है रेट्स रेलेवेंट है बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेकर के, लेकिन वो डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है रिस्क प्राइसिंग को लेकर के। रिस्क प्राइसिंग की कैलकुलेशन के लिए वो डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं तो डेफिनेटली जो प्राइसिंग होती है दैट मस्ट बी लुकिंग इनटू द, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और दैट मस्ट बी लुकिंग इनटू फॉर द लॉस प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड, वो देखना चाहिए। एंड जो कैपिटल चार्ज आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए दैट शुड आल्सो बी लुक्ड इनटू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। Further, question 8, it says a conservative investment fund manager decides to implement risk mitigation strategies for their equity portfolio by using derivatives to hedge against market downturns. According to the principles of risk management, what is the most significant trade-off the manager must accept as consequence of these mitigation measures? तो जल्दी से जल्दी आंसर करना है, क्वेश्चन को फटाफट से समझिएगा एंड डू आंसर। द ऑप्शंस आर हियर। सो ऑल द फोर ऑप्शंस आर हेयर। तो एक कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर है वो डिसाइड करते हैं कि वो इंप्लीमेंट करेंगे रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को फॉर इक्विटी पोर्टफोलियो, एंड इसके लिए वो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड फॉर दिस पर्पस दे आर गोइंग टू यूज द डेरिवेटिव्स, राइट।
ताकि वो हेज कर ले अपने आप को, सेफगार्ड कर ले अपने आप को मार्केट डाउनटर्न के अगेंस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ क्या रहेगा जो मैनेजर एक्सेप्ट करेगा एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दीज मिटिगेशन मेजर्स? देखो, ट्रेड ऑफ क्या होता है रिस्क मिटिगेशन का? दैट इज रिटर्न वर्सेस रिस्क। दैट इज बेसिकली रिटर्न वर्सेस रिस्क। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, अगर आप किसी भी रिस्क को रिड्यूस या मिटिगेट करने की कोशिश करते हो तो उसकी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ती है। यानी कि डाउनसाइड पोटेंशियल तो कम हो जाएगा लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी कम होगा। सो देयर विल बी अ रिड्यूस्ड अपसाइड पोटेंशियल, क्योंकि हो सकता है जब आप डेरिवेटिव्स को बाय करोगे तो डेफिनेटली आपको लिमिट करना पड़ेगा अपने अपटर्न अपसाइड पोटेंशियल को भी, आपके गेन्स कम हो जाएंगे, या हो सकता है कि आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ विद द डेरिवेटिव्स। दैट इज अ मेजर ट्रेड ऑफ, राइट? सो ऑप्शंस क्या है? एन इंक्रीज इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी फॉर द पोर्टफोलियो एज अ डेरिवेटिव्स आर सिंपल, आर कैपिटल इंटेंसिव। A reduction in both downside variability and the upside potential of the portfolio's net cash flow, an increase in the portfolio's overall sensitivity to single market parameters, a mandatory shift from the using the volatility to to using the value at risk for all future risk reporting. So what will be the correct answer? Question number 8, ऑप्शन बी, यानी कि आपका अपसाइड पोटेंशियल एंड डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों ही कम होते हैं। दैट इज अ मेजर ट्रेड ऑफ। दैट इज अ मेजर ट्रेड ऑफ, यानी कि ये ट्रेड ऑफ है, राइट? ट्रेड ऑफ इन द रिस्क मिटिगेशन। ठीक है जी, आपका अपसाइड पोटेंशियल भी कम होता है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हेन इवेल्युएटिंग, when evaluating the risk profile of a business, an analyst observes that uncertainties in both its sales revenue and its input costs are creating significant fluctuations in its financial performance, right? तो जब एक इवेल्युएट कर रहे थे रिस्क प्रोफाइल को बिजनेस रिलेटेड, एनालिस्ट ऑब्जर्व करता है कि अनसर्टेनिटीज जो है, ठीक है, बोथ इन इट्स बोथ सेल्स रेवेन्यू एंड उसके इनपुट कॉस्ट में जो अनसर्टेनिटीज हैं वो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन क्रिएट करें उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। हाउ डू दीज अनसर्टेनिटीज collectively impact the business's risk profile and its potential outcome? So they will only affect the profits favorably, as higher uncertainties create more opportunities, and they will result in uncertainties primarily in the cash outflows, with cash inflows remaining stable. They will cause variations in net cash flow, which could lead to either higher profits or in adverse situations higher losses. Definitely, अगर आपके पास अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है रिस्क है, रिस्क है तो आपको बेनिफिट भी ज्यादा हो सकता है और नुकसान भी ज्यादा डेफिनेटली हो सकता है, राइट? सो अनसर्टेनिटी आपके पास दोनों में रहेंगी, कैश इनफ्लोज में भी रहेगी, कैश आउटफ्लो में रहेगी। यानी कि जब आपका नेट कैश फ्लो है या फिर प्रॉफिट है, उसमें आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। एंड ये वेरिएबिलिटी जो है डेट में लीड टू कि आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है या फिर ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Next question, it says an analyst is calculating the 10-day volatility for a stock. They have determined that the daily volatility of the stock returns is 1.5%. Assuming the daily volatilities are independent and identically distributed, what is the correct method to extrapolate this to find out the volatility over the 10-day time horizon? अगर 10 दिन के टाइम होराइजन के ऊपर वी आर टू कैलकुलेट द वॉलिटिलिटी, हाउ वी कैन बी कैलकुलेटिंग, राइट? सो डेट वी नीड टू कैलकुलेट कि हम कैलकुलेशन किस हिसाब से करने वाले हैं। सो फटाफट से देखते हैं कि एक्स्ट्रापोलेट कैसे करना है डेली वॉलिटिलिटी को टू अ 10-डे वॉलिटिलिटी। हाउ टू एक्स्ट्रापोलेट डेली वॉलिटिलिटी टू 10-डे वॉलिटिलिटी? फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज वॉलिटिलिटी ओवर टी डेज, यानी कि टी नंबर ऑफ डेज, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जो डेली वॉलिटिलिटी वो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ द टाइम होराइजन। ठीक है, अब इस केस में डेली वॉलिटिलिटी कितनी है? दैट इज 1.5%। सो 1.5% डिवाइडेड बाय हो गया 100 एंड मल्टीप्लाइड क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज कितने? 10, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है। सो 10 अंडर रूट ऑफ द सेम। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 0.015 एंड अंडर रूट ऑफ 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर कितना आएगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अंडर रूट ऑफ 10 का आ रहा है अपने पास
0.015 multiplied by 3.1623, and that will be equivalent to 4.743%. ये आपके पास बन जा रहा है 10 डेज वॉलेटिलिटी। ये 10 दिन की वॉलेटिलिटी बन जा रही है, राइट। अब जो ये रूल है वो एज्यूम करता है कि रिटर्न जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वो अनरिलेटेड है, राइट। यहां पर इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑप्शंस को देखते हैं। मल्टीप्लाई द डेली वॉलेटिलिटी, जो डेली वॉलेटिलिटी है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 and to 1.5% of the 10, and multiply the daily volatility by the square root of the 10, right, कि आप square root of the 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ही किया ना हमने, तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। It says the top management of a global bank is concerned about its overall exposure to geopolitical risks. To govern this, they need to establish a clear policy framework that outlines the bank's tolerance for such risks. What is fundamental responsibility of the board of directors in this context? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है, राइट। एंड फर्दर जो भी पॉलिसी को वैलिडेट करने का काम है वो किसका रहता है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है। सो एज टू कंडक्ट डे टू डे मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क फैक्टर्स एंड रिपोर्ट देम टू सीनियर मैनेजमेंट, ये काम क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है? ये काम क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहेगा? नो। जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का है। ये काम जो है किनका है? रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का ये कामकाज रहता है। This will be related to them, right? And to articulate the bank's risk management policies and procedures and to set aggregate risk limits that the bank will operate within, ये काम किनका रहेगा? That is actually related to the board of directors. Articulation का काम and further procedure policies बनाने का काम, ठीक है, जिसके बीच में बैंक काम करेगा, ये इन्हीं से रिलेटेड है। सो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है। अब इसमें लेट्स से so as to articulate the risk management policies, procedures and further so as to set the aggregate risk limit for the entire organization, ये सारा काम किनका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। If we look at the option C, to directly implement the business strategy and required to mitigate the geopolitical risk in every transaction, implementation की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स की रहती है। ये किसका काम रहता है? कमेटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स का काम रहता है, राइट। And if we talk about the option D, to ensure the robustness of the specific quantitative models used to measure the geopolitical risk, robustness को measure करने का काम जो है that's basically related to the RMC, risk management committee का काम रहता है, जो कि board level सब कमेटी होती है, ठीक है। तो robustness को चेक करने का काम quantitative models की, right, risk measurement model की, that's basically responsible to the RMC, that is a risk management committee, ठीक है जी। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इट सेज अ बैंक ऑफर्स अ लॉन्ग टर्म मॉर्गेज प्रोडक्ट that allows borrowers to prepay their loan at any time without a penalty. Simultaneously, the bank offers a long-term fixed rate certificate of deposits that allow depositors to withdraw their funds before maturity by paying a small fee. Which type of specific risk a bank is exposing? यानी कि अगर बैंक ने प्री पेमेंट अलाउ कर दी है, प्री पेमेंट कर सकते हो आप, या फिर इमेच्योर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, प्री मेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो एफडीआर का या किसका। तो कौन सा रिस्क है? डिफॉल्ट रिस्क है, बेसिस रिस्क है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है, या गैप रिस्क है। क्रेडिट रिस्क होता है जब पेमेंट में फेलियर हो जाए, तो वो तो नहीं है। बेसिस रिस्क होता है जब बेंचमार्क जो है अलग अलग है, एसेट्स रिलेटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड, तब जो रिस्क बनता है कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाएगा अगर एडवर्स मूवमेंट होती है, दैट इज अ बेसिस रिस्क, वो भी नहीं है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क रहेगा आंसर, आंसर विल बी द एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होता है कि लोन की पॉसिबिलिटी की वो प्रीपे किया जा सकता है और डिपॉजिट की उसको प्रीमेच्योर विड्रॉ किया जा सकता है। अब बोरर के पास राइट रहता है कि वो प्रीपे कर सकता है और डिपॉजिटर के पास राइट रहता है कि वो विड्रॉ कर सकता है। दोनों ही चीजें जो है दोज आर द ऑप्शंस व्हिच आर एम्बेडेड विद इन द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Answer is going to be the option C. Within a bank's organizational structure, a key group is tasked with ensuring that the institution's day-to-day operations and strategic business decisions align with the risk policies set up by the board.
Further, it states this group must balance the pursuit of profit with adherence to the established risk framework. Which committee holds this critical implementation and strategy balancing responsibility? Risk Management Committee of the Board, the Risk Management Support Group, Committee of Senior Level Executives, and the Board of Directors Audit Committee. So, which is going to be the correct answer for the question number 13? So, if we look at the option A, that's related to the Risk Management Committee of the Board. तो जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है वो बोर्ड लेवल सब कमेटी होती है जो गाइडलाइंस को सेट करती है और लिमिट्स को रिव्यू करती है. सो वी कैन सिंपली से दैट दिस सेट द गाइडलाइंस. तो गाइडलाइंस को सेट करने का काम एंड फर्दर रिव्यू करने का काम जो होता है दैट इज विद व्हाट, दैट इज विद द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड. सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, तो रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप जो होता है वो एक एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग बॉडी है. सो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग. तो एनालिसिस करने का काम और मॉनिटरिंग करने का काम किसका होता है? रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप का होता है. एंड ये बिजनेस स्ट्रेटजी को डिसाइड नहीं करती. तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, राइट. एंड जो कमेटी है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स की, that's basically the one who is responsible for implementation of the risk and the business policies. और साथ ही कंसिस्टेंट मैनर में इन्होंने इंप्लीमेंटेशन तो करनी है और बिजनेस स्ट्रेटेजी को भी डिसाइड करते हैं सो एज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, राइट. तो ये काम किसके पास आता है? डेट इज विद द कमेटी ऑफ द सीनियर एग्जेक्टिव्स, राइट. तो इनके पास काम कर जाता है. एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन डी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी, राइट. तो जो बोर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है या सीनियर जो एग्जेक्टिव कमेटी है, सपोर्ट ग्रुप होता है. ऑडिट कमेटी का जो रोल रहेगा वो कंट्रोल से रिलेटेड रहता है. दैट इज बेसिकली नॉट इन द स्पेसिफिक इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, राइट. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर साइमल्टेनियस इंप्लीमेंटेशन रहेगी रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज की, दैट्स बेसिकली विद द सीनियर लेवल एग्जेक्टिव कमेटी, राइट. वो सीनियर लेवल एग्जेक्टिव कमेटी के पास रहती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 14, it says an investor puts rupees 1 lakh into two different investment schemes with the cash flows shown in the particular table, right. And without considering the time value of money, investment 2 generates a higher total return of 44,000. तो 1 लाख रुपए लगाया था और रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट 2 में हमारे पास आ रही है 44,000 की और इन्वेस्टमेंट 1 में आ रही है 40,000 की. However, if the risk adjusted return rate of return is assumed to be same for both, अगर risk adjusted return rate of return जो है वो दोनों के लिए सेम है, which investment would be preferred? तो कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रेफर्ड रहेगी एंड व्हाई दिस वुड बी प्रेफर्ड? देखो, अगर आर ए आर ओ सी सेम है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आर ए आर ओ सी, जिसको हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, अगर ये सेम है दोनों इन्वेस्टमेंट्स के केस में, कोई भी फर्क नहीं है, तो डेफिनेटली हायर को प्रेफर करेंगे ना. अगर तो देखो एक पास से मुझे रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रही है एंड दूसरे पास मेरे को रिटर्न जो है कम मिल रही है एंड लेट्स से जो हायर वाला उसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो मेरे पास कम हो एज कंपेयर टू द सेम. लेट्स से केस अगर इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल थी वो आती 30,000 की और जो सेकंड वाला उसके केस में आती, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, वो आती 38,000 की या 31,000 की. तो डेफिनेटली मैं किसको एज्यूम करता ज्यादा बेटर? मैं फर्स्ट वाले को ज्यादा बेटर एज्यूम करता उस केस में. लेकिन यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ रही है? सेम आ रही है दोनों केसेस में. तो डेफिनेटली हायर वाली जो होगी हम उसे ही ज्यादा बेटर कंसीडर करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट 2 को कंसीडर करेंगे. ऑप्शंस देखते हैं. इन्वेस्टमेंट 2 वुड बी प्रेफर्ड बिकॉज इट्स कैश फ्लोज आर मोर वेरिएबल इंडिकेटिंग अ हायर पोटेंशियल फॉर अनएक्सपेक्टेड गेन्स, राइट. And investment 1 would be preferred because its stable and consistent cash flows suggest a lower level of the underlying risk for the same adjusted return. Both investments would be equally preferable since the risk adjusted returns are assumed to be same. अब देखो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहे सेम है लेकिन वेरिएबिलिटी तो डेफिनेटली आपके पास एक वैल्यू रहता है, राइट. एंड अगर वो कैश फ्लोज में आपके पास रहती है अगर वेरिएबिलिटी, तो उसका मतलब होता है कि रिस्क ज्यादा है. लेकिन अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास सेम आ रहा है तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो डेफिनेटली आपका हायर रिस्क ऑप्शन आपको कंसीडर ज्यादा करना चाहिए, वो अदरवाइज प्रेफरेबल नहीं होता. लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल सेम है दोनों केसेस में, देन यू शुड बी गोइंग कि जहां पर रिटर्न ज्यादा आ रही है. सो ऑप्शन ए इज टू बी प्रेफर्ड. ऑप्शन ए इज टू बी प्रेफर्ड. दोनों इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है. इन्वेस्टमेंट 2 को प्रेफर करेंगे. टोटल कैश इनफ्लो ज्यादा है जो ज्यादा की इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द रिस्क एडजस्टेड कैलकुलेशंस, राइट.
सो आइदर द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर और द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब यहां पर भी देखिएगा, इन्वेस्टमेंट टू भी तो ये चीज कह रही है कि आपके पास जो ऑप्शन डी है वो भी ये कह रहा है कि हायर टोटल कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट टू में, जो कि लेट्स से रिस्क एडजस्टेड है, दैट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट। वो तो रिस्क एडजस्टेड नहीं है ना आपके पास। अब प्रीमिस ये है इन दोनों केसेस में कि हायर वॉलिटिलिटी ऑफ द रिस्क जो रहेगा, रिटर्न आपके पास इक्विवेलेंट है टू द इन्वेस्टमेंट वन। सो देयरफॉर जो टोटल इनफ्लो है इन कंपनसेशन फॉर हायर रिस्क इज नॉट अ रीजन टू प्रेफर, अगर आपके पास आर ए आर ओ सी सेम है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट वी नीड टू कंसीडर वन पर्टिकुलर पार्ट, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट टू जो है उसके केस में आ रही है 44,000 की, और इन्वेस्टमेंट वन जो है उसके केस में आ रहा है 40,000 की। ये चीज है, इसमें 44,000 है और इसमें 40,000 है, राइट। लेकिन इफ आई से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों के केसेस में क्या है, 35,000 की है। ये दोनों केस में 35,000 की है। तो डेफिनेटली दोनों में से कोई भी हम कंसीडर कर लें, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सो बोथ द इन्वेस्टमेंट्स विल बी द सेम, क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई पर्टिकुलर जो लेट्स से इनफ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज हैं, वो तो प्रोवाइड नहीं किए गए। अगर तो कैश इनफ्लोज प्रोवाइड किए जाते तो मैं कंसीडर करता। सो अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी मार्क्ड व्हाट, कि बोथ द इन्वेस्टमेंट्स वुड बी इक्वली प्रेफरेबल, ठीक है। और वहीं पर तो ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा, व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में लेट्स से आपको ये भी दिया गया हो कि इनफ्लोज अलग अलग हैं, लेट्स से मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं कि इन्वेस्टमेंट टू के केस में जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, दोज आर 10,000, मैं यहां पर फटाफट से लिख देता हूं, 10K, 15K, 7K, राइट, एंड 12K। और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट टू है जिसके केस में आपके पास लेट्स से 12K, 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 4K हैं, राइट। अब किसमें आपको वेरिएबिलिटी कम दिख रही है, डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड वाले के केस में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट नंबर टू वन आएगी, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नंबर वन आएगी, ठीक है, उसके केस में वेरिएबिलिटी कम। फिर तो मैं कहता कि फर्स्ट वाली प्रेफर है, क्यों, क्योंकि आर आर तो सेम है दोनों केसेस में। फिर मैं कहता लेकिन इस केस में तो मेरे को जो इनफ्लोज है वो दिए नहीं गए, सो आई विल बी कंसीडरिंग कि इनफ्लोज वेरिएशन ज्यादा नहीं है, इनफ्लोज की वेरिएशन ज्यादा नहीं है। सो आई विल बी सेइंग कि बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वली प्रेफरेबल, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। इट इज व्हेन अ बैंक इवेल्युएट्स द रिस्क ऑफ अ पोटेंशियल लोन, जब एक बैंक इवेल्युएट करता है रिस्क एक पोटेंशियल लोन का, इट कंसीडर्स द रिस्क मटेरियलाइजेस प्राइमरली व्हेन देयर आर एडवर्स डेविएशंस इन अर्निंग्स, नॉट पॉजिटिव वंस। A risk manager wants to use a measure that specifically quantifies this potential for loss, ignoring any profit potential. Which of the following statements correctly describes the key components of such measure? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो बैंक इवेल्यूएट कर रहा है रिस्क रिलेटेड टू पोटेंशियल लोन, इट कंसीडर द रिस्क मटेरियलाइजेस प्राइमरली व्हेन देयर आर एडवर्स डेविएशन, जब रिस्क तब होता है जब एडवर्स डेविएशन होती है आपकी अर्निंग्स में। डेफिनेटली प्रॉफिट में कम होता है, वो तो ना आपके बेसिकली आपके पोटेंशियल है, एडवर्स डेविएशन होगी वही आपका पोटेंशियल है ना लॉस का। तो रिस्क मैनेजर वांट्स टू यूज अ मेजर जो स्पेसिफिकली क्वांटिफाई करता है पोटेंशियल फॉर लॉस को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डाउनसाइड पोटेंशियल को कैच करता है। We are basically concerned about the downside potential only and not about the upside potential, यानी कि कोई प्रॉफिट पोटेंशियल उसको इग्नोर कर देंगे लेकिन डाउनसाइड पोटेंशियल उसको कैप्चर करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द की कंपोनेंट्स फॉर सच अ मेजर? इट कैप्चर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड डेविएशंस टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड व्यू। इट बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ अ टारगेट वेरिएबल टू अ सिंगल market parameter keeping other factors constant. It has two components, the estimation of potential losses and the probability of those losses occurring. It depends solely on the historical data deviation from the mean without requiring any modeling of the probability distributions. Right? So which one would be the correct answer? So if we look at the option A, तो particular क्या है कि it captures both upside and downside potential to provide a balanced view. So we are talking about here the volatility. इस केस में ऑप्शन ए के केस में वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉलेटिलिटी, कि हम कैप्चर करना चाहते हैं दोनों चीजों को, अपसाइड भी डाउन साइड भी। वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं जो अपसाइड डाउन साइड डेविएशन दोनों को कैप्चर करती है। अब मैनेजर अपसाइड को काउंट ही नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात कही जा रही है, जो कि यूजफुल है लेकिन वो एडवर्स कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनकॉर्पोरेट प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कामकाज नहीं करता, सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज करता, दैट इज इट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। इफ यू टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन सी, तो देखो जो डाउनसाइड पोटेंशियल होता है वो एक मेजर होती है
ठीक है, दैट ओनली कैप्चर्स द पॉसिबल लॉसेस। डाउनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, एक आपके पास तरीका है जिसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल लॉसेस है उनको कैप्चर कर रहे हो। एंड फर्दर इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पोटेंशियल लॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस। ये दो ही कंपोनेंट होते हैं ना उसके। अब देखो, पोटेंशियल लॉसेस को फाइंड आउट करना तो फिर भी आसान है, लेकिन जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस है उसको कैलकुलेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बट दिस इज गोइंग टू बी द रिलेटिव डाउनसाइड पोटेंशियल, ये डाउनसाइड पोटेंशियल से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखो, पोटेंशियल लॉसेस का मतलब क्या होता है, वो एक्सटेंट आपकी रिटर्न्स जो नीचे गिर सकती हैं किसी मिनिमम एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड से, उसको पोटेंशियल लॉस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होता है कि ऐसे लॉसेस कब होंगे, लाइक क्या किस तरह से हो सकते हैं, वो चीज होती है आपकी इस कंसर्न में, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16। It says a bank is reviewing its risk management framework after experiencing unexpected losses. तो बैंक जो है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिव्यू कर रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हुए हैं। द रिव्यू फाइंड्स that the that while individual departments heads have discretion, there is no cohesive corporate level policy linking risk taking to business strategy or capital strength. What is a fundamental aspect of risk monitoring and control that appears to be missing? तो रिव्यू में ये पता लगता है हमें, रिव्यू में क्या पता लग रहा है कि जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन कोई कोहेसिव या कॉर्पोरेट लेवल पॉलिसी नहीं है जो रिस्क टेकिंग जो कर रहे हो बिजनेस स्ट्रेटेजी को लेकर के या कैपिटल स्ट्रेंथ को लेकर के उसमें कोई लिंकेज हो, वो चीज नहीं पता लग रही है, राइट। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या होगा, उसके बारे में क्या मिसिंग है उसके बारे में हमें बताना है। रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप टू एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन रिस्क प्रोफाइल्स, to use quantitative measures, right, like volatility and sensitivity to measure the risk. The adoption of risk management, the adoption of the risk management policies at the corporate level that are consistent with the business strategies and define clear potential limits, and the appointment of the committee of senior level executives to decide on business strategy. तो ऑप्शन ए देखते हैं सबसे पहले। जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास पॉलिसी नहीं है, क्या नहीं है, यू आर हैविंग अ बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पॉलिसी मिसिंग है आपके पास। दिस इज ओनली थिंग ना, नो कोहेसिव कॉर्पोरेट लेवल पॉलिसी, राइट। तो वो नहीं है। तो पॉलिसी से रिलेटेड आपके पास लैक एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है, राइट। नॉट नेसेसरी लैक ऑफ एनालिसिस का लैक नहीं है आपके पास, पॉलिसी से रिलेटेड लैक है। सपोर्ट ग्रुप एग्जिस्ट, सपोर्ट ग्रुप कुड एग्जिस्ट, लेकिन इनइफेक्टिव रहेगा अगर वो गाइडिंग पॉलिसी नहीं है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन बी की बात करें, दैट इज द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स लाइक वॉलेटिलिटी एंड सेंसिटिविटी, तो बैंक जो है वो इन मेजर्स का इस्तेमाल कर सकता है माइक्रो लेवल के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे कॉर्पोरेट लेवल फ्रेमवर्क के ऊपर इनकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते, उसको गाइड करने के लिए पॉलिसी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज, जो कोर एक प्रिंसिपल रहता है ना रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, वो ये रहता है कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबल होगी। एंड ये पॉलिसी आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, आपके कैपिटल स्ट्रेंथ के साथ, रिस्क एपिटाइट के साथ क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एंड फर्दर इसमें डिटेल स्ट्रक्चर होना चाहिए रिलेटेड टू डिस्क्रिशनरी लिमिट क्या रहेगी और पोटेंशियल लिमिट क्या रहेगी, राइट। तो क्लियर फेलियर इस एरिया में ही हुआ है, डेट वी नीड टू बेसिकली अडॉप्ट, राइट। तो इस चीज को अडॉप्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Option C is the correct answer. And if we talk about the option D, that's the appointment of committee of senior level executives to decide the business strategy. जो बैंक है उसके पास डेफिनेटली कमेटी होगी, लेकिन अगर आपके पास कोई गाइडिंग कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है तो जो उनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी होंगे सीनियर कमेटी के, वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं होंगे, राइट। वो प्रॉपरली अलाइन होंगे रिस्क कंट्रोल के साथ, राइट। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क इज द मिसिंग फाउंडेशन इन दैट सिनेरियो, सो दैट मस्ट बी लुक्ड इनटू एंड दैट मस्ट बी अडॉप्टेड। So option C would be the right answer for the question number 16. Now let's move toward the question number 17. It says a portfolio manager aims to reduce the overall risk of a concentrated stock portfolio. एक portfolio manager for aim कर रहा है कि उसने overall risk जो है स्टॉक पोर्टफोलियो में उसे रिड्यूस करना है विदाउट सिंपली सेलिंग द एसेट्स। ऐसे नहीं कि एसेट सेल कर देना, लेकिन स्टॉक पोर्टफोलियो का उसने जो कंसंट्रेशन का रिस्क है उसको रिड्यूस करना है। दे डिसाइड टू ऐड अ वैरायटी ऑफ एसेट्स फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द जियोग्राफिकल लोकेशंस दैट आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड विद देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। तो हमें एक ऐसी एसेट क्लास को ऐड करना पड़ेगा जो ऑलरेडी हमारी क्लास से मैच नहीं करती है एंड फर्दर कोरिलेटेड नहीं है, राइट। सो दैट इज बेसिकली टू बी डन। सो दिस स्ट्रेटजी इज एन एग्जांपल ऑफ विच कोर रिस्क मिटिगेशन टेक्निक, तो कौन सी ये टेक्निक है, कोर रिस्क मिटिगेशन टेक्निक है, उसकी एग्जांपल है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन थ्रू कोलेटरलाइजेशन, इंटरेस्ट
rate risk mitigation using interest rate swap, risk mitigation through diversification, operational risk mitigation through process automation. So clear answer is option C कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो जिसके थ्रू आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो। लेट से आपके पास रिस्क जो था 50 का था, राइट? अब मैं एक नई एंटिटी लेके आता हूँ जिसका रिस्क 2 का है, तो मेरा ओवरऑल रिस्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 50 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, राइट? बिकॉज वो वेट एवरेज हो जाएगा ना। सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, कि रिस्क जो है उनको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आप मिटिगेट कर सकते हो, यानी कि अगर आप डिफरेंट अनकोरिलेटेड एसेट्स को पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो आपका ओवरऑल रिस्क जो होता है वो डेफिनेटली कम होता है, विच इज अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी. सो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Option C is the correct answer here. Next, it says for a risk management framework to be successfully embedded within an organization's culture and operations, its initiation and drive must originate from a specific level. अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्पेसिफिकली इम्बेड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बीच में, ऑपरेशंस के बीच में, तो उसका इनिशिएशन एंड ड्राइव जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से होना चाहिए. फ्रॉम वेयर मस्ट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्राइमरली एमिनेट टू बी इफेक्टिव. तो कहाँ से स्टार्ट हो कि वो बेसिकली इफेक्टिव रहेगा? फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप एज दे passes the special skills for the analysis, from the committee of senior level executives as they handle business strategy, from the top management of the organization. Definitely from the top management of the organization. तो आपको इक्विवोकली, यानी कि हर एक जगह पर यूनिवर्सली चीज ट्रूथ है कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो है वो मेजर कंसर्न रहता है किसका? टॉप मैनेजमेंट का. एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अगर होती है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, वो टॉप मैनेजमेंट ही कर सकती है. एंड टॉप डाउन अप्रोच इस चीज को इंश्योर करेगी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रायोरिटाइज किया जाए एंड उसको इंटीग्रेट किया गया है बिजनेस पॉलिसी के साथ. तो डेफिनेटली इट मस्ट बी डन बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, और कोई नहीं कर सकता. क्योंकि देखो सपोर्ट ग्रुप के पास स्पेशल स्किल है लेकिन उनका एनालिटिकल काम होता है, राइट? उनके पास लैक ऑफ अथॉरिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन कर पाए. इफ वी टॉक अबाउट द कमेटी ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंप्लीमेंटेशन के लिए, राइट? लेकिन इनिशिएटिव कहां से आएगा? हायर लेवल की तरफ से ही आना चाहिए, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स बॉडीज होती है जो इंपोज करती है रिक्वायरमेंट को, लेकिन आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है वो तो इंटरनल लीडरशिप कर सकती है ना. सो दैट विल बी इट. सो क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं. इट सेज एन एनालिस्ट इज स्टडिंग अ थ्योरेटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose future net cash flow is guaranteed by a sovereign entity, right? तो एक एनालिस्ट एक स्टडी कर रहा है थ्योरेटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जिसकी फ्यूचर नेट कैश फ्लो, जो फ्यूचर में एक्चुअल में पैसा आएगा ना, वो किसने गारंटी की है? एक सोवरेन एंटिटी ने, लेट्स से किसी कंट्री ने गारंटी की है. एंड इज कंप्लीटली फिक्स्ड, वो कंप्लीटली फिक्स है with no possibility of change under any circumstances according to the definitions of provided in that particular text. How would the risk profile of this instrument to be characterized? तो इसका रिस्क कैसे होगा? It would have a lower risk profile with the lower upside and downside potential, and it would have a high risk due to concentration on a single instrument. It would be characterized as zero risk because there is no variation in its net cash flow. It would have a higher downside potential as guaranteed instruments often carry hidden risk. तो देखो अगर किसी सोवेरेन ने, यानी कि किसी कंट्री ने लेट्स से गारंटी दे दी है, किसी गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है, राइट? तो उस केस में क्या कहा जाता है उसको? दैट इज सेड टू बी जीरो रिस्क. लेट्स से इंडिया में ट्रेजरी बिल है दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो डेफिनेटली उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है कैश फ्लो में. अब कोई वेरिएशन ही नहीं है अगर, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ही नहीं है, यानी कि कोई लॉस है ही नहीं उसमें, तो कोई रिस्क है ही नहीं है. सो दैट्स बेसिकली जीरो रिस्क. वी कैन से इट इज जीरो रिस्क, राइट? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. Further, it's related to the question number 20th. So it says based on the data presented in case study 1, volatility and the risk, the remittance business shows the lowest standard deviation in its operating profits over the 3-year period, right? What is the most accurate conclusion that can be drawn about the business line's risk profile compared to the lending and investment, right? So remittance business has the highest risk because its mean profit is lowest. The remittance business is most volatile because its profits are consistently low. The remittance business is least volatile and therefore has a lower risk profile compared to the other two business lines. The remittance business is the least predictable as its profit shows the smallest change in year over year, right? And we need to find out the answer for the same. अभी मैंने एक डाटा टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. Now just let's look at the this data table. So it showcases the 3 different business lines. Lending है, investment है, remittance है,
and year over year profit is there, like for lending it is 120, 160, 110, and then we have calculated the standard deviation over here, right? तो ये चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. So accordingly we need to answer. So if we are to answer this question, we must be looking into कुछ एक चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं. Remittance business has the highest risk because its mean profile is lowest. देखो, जो रिस्क है इज मेजर्ड बाय द वॉलेटिलिटी, उसको वॉलेटिलिटी के साथ मेजर करते हैं, उसको मीन प्रॉफिट का एब्सोल्यूट लेवल की तरह कंसीडर नहीं करते हैं. लोअर मीन डज नॉट इंप्लॉय कि उसका रिस्क जो है वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, वो मतलब नहीं होता है. सो ऑप्शन ए इज एनीवे नॉट द करेक्ट आंसर. अगर हम ऑप्शन बी की तरफ चले, विच सेज रेमिटेंस बिजनेस इज मोस्ट वॉलेटाइल, राइट? तो वॉलेटिलिटी जो होती है दैट्स बेसिकली अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन. वॉलेटिलिटी किसकी मेजर होती है? वॉलेटिलिटी होती है डिस्पर्जन की मेजर होती है, यानी कि अगर डिस्पर्जन ज्यादा है तो मतलब वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, राइट? मैंने आपको एक बताया था ना, जैसे लाइक लेट्स से ये ग्राफ है, तो इस तरह से है कुछ. अब यहाँ पर मीन वैल्यू, यही मीन वैल्यू, बीच में मीन लाइन है. अब जितना ज्यादा ये ग्राफ फैला होगा, लेट्स से फॉर दिस वन पर्टिकुलर ग्राफ दिस इज लाइक दिस, एंड एक ग्राफ जो है वो इस तरह से फैला हुआ है. अब डेफिनेटली इस केस में डिस्पर्जन ज्यादा ब्लू लाइन के केस में, राइट? जो ब्लैक वाला है इसके केस में डिस्पर्जन कम है, तो वॉलेटिलिटी भी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर डिस्पर्जन ज्यादा होगा, राइट? तो जो डाटा रहेगा रिमिटेंस के लिए, लाइक जो ये डाटा आपके पास, वहां पर एक कम डिस्पर्जन शोकेस कर रहा है, राइट? डिस्पर्जन जो है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर देयर. तो उसमें क्या कहेंगे, विल बी सेइंग कि ये लीस्ट डिस्पर्स है एंड फर्दर वॉलेटाइल नहीं है, कि यहां पर डिस्पर्जन कम है, वॉलेटाइल नहीं है. एंड फर्दर इट्स रिलेटेड ऑप्शन सी. ऑप्शन सी कह रहा है कि रेमिटेंस बिजनेस इज द लीस्ट वॉलेटाइल एंड देयरफॉर हैज अ लोअर रिस्क प्रोफाइल, कि लीस्ट वॉलेटाइल है. अब वॉलेटिलिटी किसको उसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ. बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, एंड लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन मींस लोअर वॉलेटिलिटी व्हिच बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड टू द लोअर रिस्क. अब इस सिनेरियो में इफ वी लुक एट इट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, इस केस में 35 है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ 1 है. सो दैट इंडिकेट्स व्हाट, कि आपके पास वॉलेटिलिटी इन द रेमिटेंस इज वेरी लो. इट मींस जो रिस्क है वो भी कम होने वाला है. सिंपल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन शोकेस करती है कि सबसे लीस्ट वेरिएशन होगी किसमें? रेमिटेंस के केस में. सो ये सबसे ज्यादा लीस्ट वॉलेटाइल है और सबसे ज्यादा लो रिस्क इस केस में होने वाला है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन से सिंपली ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अ बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन इज टास्क्ड विद सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टू डिस्टिंक्ट एक्सपोजर. तो दो अलग अलग एक्सपोजर्स हैं, उनके लिए हमने डिस्टिंक्ट बेसिकली मिटिगेशन टूल जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं. द पोटेंशियल फेलियर ऑफ अ कॉर्पोरेट बोरोर टू repay a large syndicated loan, and for the second one it is the potential loss in value its bond portfolio due to rising benchmark interest rates. Which combination of mitigation technique is most appropriately matched to these specific tasks? तो एक है कि पोटेंशियल फेलियर है कॉर्पोरेट बोरोर का, दूसरा है पोटेंशियल लॉस हो सकता है बॉन्ड पोर्टफोलियो में क्योंकि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, राइट? अब वी कैन बी यूजिंग अ थर्ड पार्टी गारंटी टू मिटिगेट द इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड एम्प्लॉइंग interest rate swaps to mitigate the credit risk. Option B, it says deploying collateralization by first priority claims to mitigate the credit risk and using forward rate agreements to mitigate the interest rate risk. Mitigating both risks by purchasing the credit derivatives as they are designed to offset all form of financial uncertainty. Option D, it says relying on portfolio diversification to mitigate the credit risk and using collateralization to mitigate the interest rate risk. तो आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए देखते हैं. देखो ऑप्शन ए जो है डेट बेसिकली एप्लीकेशन ही गलत बता रहे हैं. ऑप्शन ए में ये कह रहे हैं कि अगर हम थर्ड पार्टी गारंटी लेते तो इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म हो जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उससे तो क्रेडिट रिस्क खत्म होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप लेंगे उससे इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म होगा. सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, राइट? ऑप्शन बी जो है डेट बेसिकली सेज कि आप कोलेटरलाइजेशन का इस्तेमाल करोगे बाय फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम्स टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क, राइट? कहने का मतलब है कि कोलेटरलाइजेशन बाय फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम्स, थर्ड पार्टी गारंटीज, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. यानी कि अगर आप कोलेटरल लेते हो प्रॉपर तो डेफिनेटली क्रेडिट रिस्क कहीं ना कहीं आपका मिटिगेट होता है. एंड वी कैन बी यूजिंग द FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ताकि हम अपना जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको ओवरकम कर लें, राइट? वो ओवरकम करने के लिए
इस्तेमाल हो सकता है, लाइक इंटरेस्ट रेट आपके स्वैप्स होते हैं, आईआरएस जिसको हम कहते हैं, या फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है सो एज टू मिटिगेट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि मिटिगेटिंग बोथ रिस्क परचेजिंग द क्रेडिट डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हो आप क्रेडिट रिस्क को खत्म कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शन सी तो करेक्ट नहीं है। एंड फॉर द रिलाइंग ऑन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन करते हुए क्या आप क्रेडिट रिस्क को खत्म कर सकते हो? आप क्रेडिट रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प विद द क्रेडिट रिस्क, राइट, लेकिन प्राइमरी टूल नहीं है वो मिटिगेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क को, राइट। So option D is also not the correct answer. Question number 22. When a bank underwrites a new complex financial instrument, it exposes itself to multiple forms of risk, including credit, market, and operational risk. According to the described risk management process, what is the process approach to identify and managing these distinct type of risks? So these risks should be managed exclusively at the aggregate or portfolio level as any single transaction impact is negligible. तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कुछ एक रिस्क होते हैं, लाइक लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है, उसे एग्रीगेट लेवल के ऊपर ही मैनेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये सारे सभी रिस्क को हम सेम वे में ट्रीट नहीं कर सकते कि आप पोर्टफोलियो लेवल मैनेज करोगे, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, यानी कि ये जो रिस्क है ना, क्रेडिट रिस्क एंड फॉर द मार्केट रिस्क, राइट, कई रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप माइक्रो लेवल के ऊपर भी मैनेज कर सकते हो। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, इट सेज risks such as credit risk and operational risk must be recognized and assessed first at individual transaction level and then also considered for their impact at the portfolio level। बिल्कुल सही है कि जो ये रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, इनको पहले आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखो, माइक्रो लेवल के ऊपर देखो, फिर मैक्रो लेवल के ऊपर देखो। इट विल बी हेल्पिंग यू अलॉट कि आप इसको ओवरऑल मैनेज कर पाओगे, राइट। ये चीज होती है, राइट। तो कुछ एक रिस्क होते हैं जैसे लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्टेड रिस्क होते हैं, उनको एग्रीगेट लेवल के ऊपर ही मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ एक रिस्क है, लाइक ऑपरेशनल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से अराइज होते हैं, राइट। पहले उनको ट्रांजेक्शन लेवल के ऊपर देखो, फिर उनको मैक्रो लेवल के ऊपर देखो। And option C, it says all risks, regardless of their type, are to be managed uniform manner at the portfolio level for ensure consistency. This is not true. ऐसा नहीं होता कि कई रिस्क होते हैं, आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा डिफरेंटली, राइट। डिफरेंट रिस्क आर टू बी मैनेज डिफरेंटली, ऐसा नहीं उनको मैक्रो लेवल के ऊपर ही देखना। ऑप्शन डी, इट सेज रिस्क आइडेंटिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस इज प्योरली फॉर प्राइसिंग पर्पसेस। जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं ना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्राइसिंग, इंस्ट्रूमेंटल होते हैं प्राइसिंग में, ठीक है। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रिलेटेड टू एग्जामिनिंग कि उसका क्या इंपैक्ट है पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर, कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, वो कोर पार्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का ही, जस्ट प्राइसिंग इनपुट का पार्ट नहीं होता है, राइट। ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट वन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। So even when an organization's top leadership provides with full support for establishing a new risk management framework, significant hurdles to its effectiveness can arise during its rollout, right? अगर इवन जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लीडरशिप है वो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना कि नया रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लेके आना है, कुछ एक हर्डल्स आ सकते हैं उसकी इफेक्टिवनेस के दौरान, राइट, जब उसको रोल आउट करोगे। व्हेन डज द डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई एज अ प्राइमरी चैलेंज, राइट, व्हाट डज द डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई एज अ प्राइमरी चैलेंज that the management must overcome to ensure framework is successfully integrated into the company's daily operations? The difficulty in hiring sufficient number of staff members with the specialized skills required for the risk management support group. देखो, while having a skill team is very much necessary, वो जरूरी है, लेकिन और फंडामेंटल इंप्लीमेंटेशन चैलेंज होते हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। सेकेंड, इट्स रिलेटेड टू द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वांटिफाइंग all potential risks, as some risks might be unmeasurable by nature। जो पर्टिकुलर थिंग है, देखो कई चीज होते हैं वहां पर डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन जो होता है वो रिस्क प्रेजेंट होगा, राइट। वो काफी ज्यादा जरूरी भी है कि आप आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर क्वांटिफाई करें। लेकिन स्पेसिफिक इशू हम मैनेजमेंट का इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये दिक्कत आती है, लेकिन इस टाइम पर इस क्वेश्चन में इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड, इट सेज the challenge of facilitating the simultaneous and consistent implementation of the organization's risk policies alongside its business policies। अब डेफिनेटली सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना आपने रिस्क पॉलिसीज को, अभी लाइक टॉप मैनेजमेंट बता रही है, मेन चैलेंज यही है कि आपने इंप्लीमेंट करना है रिस्क पॉलिसी को भी और बिजनेस पॉलिसी को भी साइमल्टेनियसली एक कंसिस्टेंट मैनर में। जो बैलेंस है दैट इज अ मेजर चीज, मेजर थिंग, जो पर्टिकुलर इशू बनता है, राइट।
सो दैट इज द मेन पार्ट. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. जो मेजर चैलेंज है वो इसी चीज से रिलेटेड होता है. ऑप्शन डी इट सेज द नीड टू सेट द प्रूडेंशियल लिमिट्स एंड गेट देम अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ऑलरेडी प्रूव कर रही है चीज के बारे में, राइट? अब पहली बात, वैसे भी जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है वो लिमिट्स को सेट करती है, राइट? बट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क एंड फर्दर वो सेंट्रल चैलेंज नहीं है ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है? सो ऑप्शन जो डी है दैट इज नॉट करेक्टली correct over here. Now let's move to the question number 24. A financial institution is evaluating two potential projects using risk adjusted return on capital as its key decision metric. Project A is having a higher absolute profit projection but also carries significantly higher market risk. Why would shareholders and the market potentially prefer project B if it demonstrate a higher RAROC even with the lower absolute profit projection? Because higher, ये कह रहा है कि देखो, अगर आपके पास दो पोटेंशियल प्रोजेक्ट हैं तो आप आरएआरओसी का इस्तेमाल कर रहे हो उनको डिसीजन को लेने के लिए. प्रोजेक्ट ए है जिसके केस में आपके पास एब्सोल्यूट जो प्रॉफिट प्रोजेक्शन है ज्यादा है लेकिन सिग्निफिकेंटली हायर मार्केट रिस्क भी है. अब शेयर होल्डर्स जो है एंड मार्केट पोटेंशियली जो है वो प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करेंगे, राइट? बिकॉज उसमें आरएआरओसी हायर है, इवन जो उसमें जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो इवन एब्सोल्यूट कम है, राइट? तब भी प्रोजेक्ट बी को प्रेफर कर रहे हैं. वाई, वो बताना हमने. बिकॉज अ हायर आरएआरओसी इंप्लाइज दैट द project requires significantly less upfront capital regardless of the risk level. देखो, RAROC डायरेक्टली डिटरमाइन डज नॉट डायरेक्टली डिटरमाइन कि अपफ्रंट कैपिटल जो है या फिर पर्टिकुलर कह लो कि इवेल्युएट नहीं करता कि रिटर्न बेस्ड ऑन रिस्क बेस्ड पर्टिकुलर कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी होगी, वो डिपेंड नहीं करता, राइट? जो एक हायर RAROC है वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब ये नहीं होता कि लेसर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. हायर RAROC का कभी भी खुद से मतलब नहीं होता कि लेसर कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगी. सो दिस इज नॉट इवन द क्लोज टू इट, ये तो नहीं है, ठीक है? ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बिकॉज अ हायर RAROC इंडिकेट्स दैट द प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग सुपीरियर रिटर्न, a superior return for each unit of economical capital at put at risk, right? And for the representing a more efficient use of capital. Definitely ये चीज जरूर रहती है कि higher RAROC का मतलब होता है कि even though risks are there but still the capital is being more used efficiently, right? So option B is absolutely the correct answer. एंड अगर ऑप्शन सी की तरफ चले, बिकॉज आरएआरओसी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ नेट कैश फ्लो, तो डायरेक्ट मेजर नहीं है भाई नेट कैश फ्लो का, तो ये तो गलत हो गया. डायरेक्ट मेजर नहीं है, जस्ट ये बताता है कि इकोनॉमिकली जो आपकी कैपिटल है वो प्रॉपरली यूज कर पा, दैट्स इट, राइट? और कुछ नहीं है. ऑप्शन डी इट सेज बिकॉज हायर आरएआरओसी गारंटीज द प्रोजेक्ट्स रिटर्न विल हैव लोअर वोलेटिलिटी. तो इस चीज का भी मार्क नहीं है वो. इट्स जस्ट रिलेटेड कि डज नॉट गारंटी लो वोलेटिलिटी. इट मींस रिटर्न जो होगी वो हायर रहेगी in relation to its volatility and other risks. That's it. That what that means, right? So now let's move to the question number 25. So it says the table analyzing the operating profits of 5 different zones, including the final column of the SD mean ratio. This ratio, also known as the coefficient of variation, is a standardized measure of risk. Based on the data, which conclusion accurately reflects the relative riskiness of the zones, right? So the table is analyzing the operating profits of the 5 different zones, right? And final column जो है SD mean ratio का है. This ratio also known as the coefficient of variation, जो कि एक standardized measure है of the risk. Based on the data, which conclusion accurately reflects the relative riskiness of the zones, right? उसके बारे में बताना है. And this is the data we are having. This is the data we are having over here. सो सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ. जो लोअर SD टू मीन रेशियो, यानी कि जो आपके पास ये डाटा दिया गया ना बिल्कुल लास्ट में, अगर आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, यानी कि SD टू मीन रेशियो आपके पास कम है, उसका मतलब होता है कि आपका रिस्क भी कम होने वाला है, राइट? सो इसके केस में अगर देखें तो आपके पास जो C है दैट इज 0.26 आ रहा है ना C का, तो वो सबसे लोएस्ट, that is basically the lowest, right? तो zone C जो है वो least riskier है. And if we look at the zone B that is a highest riskier zone. वो highest riskier है क्योंकि उसका coefficient जो वो higher है, not because कि उसका SD higher है, but also we are to look into SD to mean ratio. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो मेजर करता है डिस्पर्जन को, स्प्रेड को, राइट? वो मेजर करता है. एंड अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा, उसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है. वॉलेटिलिटी ज्यादा मतलब कि उसका एब्सोल्यूट रिस्क जो है वो ज्यादा है. और वहीं पर अगर दूसरी साइड पर हम बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन टू मीन रेशियो की, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, राइट?
वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज करता है किसको, स्टैंडर्ड डिविएशन को, रिलेटिव टू द एवरेज स्टैंडर्डाइज करता है, राइट। एंड वो मेजर करता है रिस्क पर यूनिट ऑफ द रिटर्न, यानी कि अगर अपने डिफरेंट डाटा सेट्स को कंपेयर करना है डिफरेंट मीन्स के साथ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन इज वेरी मच हेल्पफुल, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन इज अ बेटर वे, जब आप कंपेयर कर रहे हो अमंग द डिफरेंट जोन्स, तो स्टैंडर्ड डिविएशन टू मीन इज अ बेटर वे, राइट। फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर रिलाई नहीं करोगे, राइट। सो इस केस में अगर हम देखें तो कौन सा जोन सबसे कम रिस्की है, कौन सा जोन सबसे ज्यादा रिस्की है, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, इट सेज zone C is least risky because it has the highest mean profit, that is 10.6। क्या ये रीजन है कि एक सबसे ज्यादा सबसे कम रिस्की है? नो। देखो मीन प्रॉफिट जो है वो एवरेज रिटर्न के बारे में, रिस्क के बारे में नहीं बताता है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अल्दो वो लीस्ट रिस्की है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। जोन बी इज रिस्कीएस्ट on an absolute basis because its standard deviation is highest। जोन बी है सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट, लेकिन रिलेटिव रिस्कीनेस जो है वो बेटर आंसर है। वो किससे पता लगेगी? एसडी टू मीन रेशियो से पता लगेगी, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको नहीं पता लगेगी। सो दिस इज आल्सो नॉट पार्शियली करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज zone D is having the standard deviation to mean of 0.36 is riskier than zone A with a standard deviation of 0.35 because it has more volatility per unit of the average return। So this is correctly answered over here। अब अगर आप जोन डी को देखोगे तो जोन डी के केस में आपके पास 0.36 है, राइट। जोन ए के केस में 0.35 है, तो डेफिनेटली जोन डी जो है वो जोन ए से ज्यादा रिस्कियर कंसर्न है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A commercial bank has funded a portfolio of long-term corporate loans primarily through the short-term certificates of deposits. If a sudden unexpected market event causes a large number of depositors to withdraw their funds upon maturity without withdrawal, which specific type of risk the bank is most immediately facing? तो बैंक के ऊपर कौन सा रिस्क आन पड़ेगा, उसके बारे में we need to answer। So kindly do post the answer at the earliest for this question। ऑडियो वीडियो क्वालिटी को भी फटाफट से कंफर्म कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप जल्दी से आंसर्स को मार्क जरूर करें। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन ए। इट सेज कि टाइम रिस्क रहेगा, दैट दिस विल बी द टाइम रिस्क। तो सिचुएशन ये है कि कमर्शियल बैंक हैज फंडेड अ पोर्टफोलियो ऑफ लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट लोन्स, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन है। हियर वी आर हैविंग द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इनका जो फंडिंग करा गया ना वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से किया गया, जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। अब हुआ क्या कि कुछ एक मार्केट का सिनेरियो ऐसा बन गया कि मैच्योरिटी के बाद लोग आगे रिन्यूअल नहीं करवा रहे, तो डेफिनेटली फंडिंग रिस्क होएगा। कौन सा रिस्क होएगा? इट विल बी द फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क कब होता है? जब आपको नेट जो आउटफ्लोज हैं उनको रिप्लेस करना पड़े ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल या नॉन रिन्यूअल ऑफ द डिपॉजिट्स, उसकी वजह से जो रिस्क पैदा हो सकता है, दैट इज अ फंडिंग रिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम रिस्क बेसिकली तब राइज होता है जब आपको एक्सपेक्टेड इनफ्लोज नहीं मिलते। लेट्स से केस आपका कोई परफॉर्मिंग एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग बन गया, अब आपको तो महीने की किस्त आनी थी लेकिन वो पैसे आए नहीं, राइट। तो वो क्या होएगा? दैट विल बी द टाइम रिस्क। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉल रिस्क एसोसिएटेड होता है विद द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। लाइक आपकी बैंक गारंटीज थी जो बैंक ने सैंक्शन कर रखी थी, अगर वो इन्वॉक हो गई तो वो बेसिकली कौन सा रिस्क होगा? दैट विल बी द कॉल रिस्क। एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है? यानी कि एडवर्स बिजनेस डिसीजन जो आपने लिए हैं, जिसकी वजह से मार्केट चेंजेस को लेकर के जो डिसीजन लिए थे वो गलत हो गए, अब बैंक की स्ट्रेटेजी जो है उसमें कमी पेशी रह गई, सो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, दैट्स द स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इट सेज a bank's trading desk holds a large portfolio of the government bonds। ठीक है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आपके पास। an external market shock causes a general decline in the bond prices across the board। तो पूरे के पूरे बोर्ड के अक्रॉस जो आपके जनरल प्राइसेस है बॉन्ड्स के वो हो जाते हैं कम इस शॉक की वजह से। and the risk of loss due to this adverse movement in the market value of its holding before they can be liquidated is best describing the what kind of risk। तो कौन सा रिस्क है? लिक्विडेशन रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या फिर री इन्वेस्टमेंट रिस्क है? व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज? देखो ये बेसिकली कौन सा रिस्क रहेगा? इट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ मार्केट रिस्क। इट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क में भी अलग अलग रिस्क हो सकते हैं, लाइक मार्केट रिस्क इज हैविंग द डिफरेंट टाइप्स, लाइक वन वी आर हैविंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क।
कि आपके इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो रिस्क आन पड़ा है आपके ऊपर, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। एंड अगर स्टॉक प्राइसेस चेंज होते हैं तो इक्विटी रिस्क रहेगा। अगर फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन होती हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहेगा। अगर कमोडिटी प्राइसेस चेंज होते हैं तो कमोडिटी रिस्क रहेगा। अब बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, दोज आर इनवर्सली रिलेटेड। अब मार्केट शॉक में बेसिकली क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क एग्जांपल है, विच इज सबसेट ऑफ द मार्केट रिस्क हियर। सो ऑप्शन जो है, दैट वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। एंड लिक्विडेशन रिस्क क्या होता है? लिक्विडेशन रिस्क का मतलब होता है जब आपके पास कोई सिक्योरिटी है, एंड लेट्स से ए सिक्योरिटी है, इसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज की, मार्केट की फेयर वैल्यू है। लेकिन जब आप इसको लिक्विडेट करने जा रहे हो तो मार्केट में कोई बायर अब है ही नहीं इस प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए, रीजनेबल प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए, राइट? तो ये एसेट लिक्विडेशन रिस्क भी हो सकता है जब किसी पर्टिकुलर एसेट को लेकर के हो, या फिर हो सकता है कि पूरी की पूरी मार्केट में दिक्कत हो, यानी कि मार्केट वाइड लिक्विडेशन रिस्क भी हो सकता है। बट दैट इज नॉट द केस ओवर हियर। अगर क्रेडिट रिस्क की बात करें, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू जब कोई बोरोर डिफॉल्ट कर देता है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर देती है, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, तो वो भी केस नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? लेट्स से आपने जो लोन दिया हुआ था पहले, वो 12% के ऊपर दिया हुआ था, ठीक है? अब आपके पास आने लगे इसकी रीपेमेंट्स, क्या आ रही हैं? यू आर गेटिंग द रीपेमेंट्स। एंड ये रीपेमेंट्स को आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 10% के ऊपर या 11% के ऊपर, यानी कि 12% के ऊपर तो नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे ना, तो वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, राइट? सो दैट इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन आंसर हियर। Question number 3, it says a bank's asset liability committee notes that its floating rate loans are benchmarked to the prime lending rate। जो asset liability committee है वो देखती है कि जो floating rate loan है वो किसको benchmark क्यों है, those are benchmarked to the prime lending rate। ठीक है, prime lending rate के साथ अब वो linked है। while its floating rate liabilities जो हैं are tied to the treasury bills। ठीक है, तो इस तरह से है कि जो आपके assets हैं floating वाले, वो तो है प्राइम लेंडिंग रेट के साथ लिंक्ड है। एंड जो आपकी लाइबिलिटीज है फ्लोटिंग वाली, वो किसका लिंक्ड है? ट्रेजरी बिल्स के साथ लिंक्ड है। ये सिनेरियो बन रहा है, राइट? ठीक है जी, दोज आर लिंक्ड टू द ट्रेजरी बिल रेट्स। नाउ if due to the monetary policy changes, the treasury bill rates do increase significantly more than the prime lending rate। यानी कि लेट से पहले ये प्राइम लेंडिंग रेट था 10% और ये ट्रेजरी बिल का रेट था 6%। अब ये जो प्राइम लेंडिंग रेट है ये चेंज हुआ 2% और ये चेंज हो गया 3%। ठीक है, तो नया क्या हो जाएगा? इट विल बी 12% एंड इट विल बी 9%। पहले अगर मार्जिन देखोगे तो कितना था? 4% का मार्जिन अर्न कर रहे थे, 10% माइनस 6%। अब कितना अर्न कर रहे हैं? 3% का मार्जिन अर्न कर रहे हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हो गया, राइट? Now, in इस सिनेरियो में the treasury bill rate increases significantly more than the prime lending rate. What specific form of interest rate would be there? तो कौन सा इंटरेस्ट रेट का टाइप रहेगा? यील्ड कर्व रहेगा, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क रहेगा, गैप रिस्क रहेगा, या फिर बेसिस रिस्क रहेगा? Now, when we are talking about the yield curve, that basically involves the non-parallel movement of the yield curve related to assets and prices, जो सेम कर्व के साथ एसोसिएटेड है। लेट्स से अगर आपके पास जो एसेट्स लाइबिलिटीज होते हैं दोनों ही, वो ट्रेजरी बिल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक 91 डेज, फिर 182 डेज, 364 डेज, तो है तो ट्रेजरी बिल्स ही, लेकिन उनका टाइम होराइजन डिफरेंट है। लाइक आपके पास एक जो है वो 364 डेज का है, राइट? दूसरा जो है वो 182 डेज का है, एंड फॉर द 91 डेज का। अब इसकी यील्ड जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही है, इसकी यील्ड डिफरेंट चेंज हो रही है, तो वो जो रिस्क होता है वो यील्ड का रिस्क होता है, तो दैट इज नॉट द आंसर। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क इज समथिंग लाइक जो आपको अलाउ करता है कि प्री पेमेंट ऑफ लोन कर सकते हो, या प्री मेच्योर ऑफ पेमेंट विड्रॉल जो डिपॉजिट्स हैं वो हम कर सकते हैं, दैट इज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, वो भी नहीं है। गैप रिस्क इज समथिंग रिलेटेड टू जब आपके एसेट्स लाइबिलिटीज के डिफरेंट प्रिंसिपल्स अमाउंट है, डिफरेंट मैच्योरिटीज है, सो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू आंसर, क्योंकि यहां पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि मैच्योरिटीज डिफरेंट है या फिर इनके जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट है, ये चीज नहीं बताई गई, राइट? सो गैप रिस्क नहीं है। ऑप्शन डी सेज बेसिस रिस्क, डेफिनेटली दैट इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज बेसिस रिस्क के केस में यही होता है कि बेंचमार्क जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, दोज आर डिफरेंट एंड दोज मे चेंज डिफरेंटली, लाइक उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है कि अलग अलग चेंज हो, जैसा इस केस में मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया भी है और यही चीज क्वेश्चन में बोली भी गई है, राइट? सो दिस विल बी द बेसिस रिस्क, आंसर विल बी द बेसिस रिस्क। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4।
So it says a bank has provided a large volume of committed credit लाइंस टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लाइंस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, एंड फर्दर दोज आर लार्ज वॉल्यूम, राइट। अ डाउनटर्न इन द इकोनॉमी प्रॉम्प्ट्स मेनी ऑफ दीज क्लाइंट्स टू साइमल्टेनियसली ड्रॉ डाउन ऑन दीज लाइंस टू मीट देयर लिक्विडिटी नीड्स। तो एक डाउनटर्न की वजह से क्या हुआ कि बहुत से पर्सन्स ने पैसा उठा लिया अब इन क्रेडिट लाइंस का इस्तेमाल करते हुए, ताकि वो अपने लिक्विडिटी नीड्स को पूरा कर लें। अब the sudden transformation of off-balance sheet exposures to the fund-based assets exemplifies which specific risk? अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली कि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की फंड बेस्ड एक्सपोजर में, तो उसकी वजह से कौन सा रिस्क बनेगा? फंडिंग रिस्क रहेगा, कॉल रिस्क रहेगा, काउंटर पार्टी रिस्क होगा, या डिफॉल्ट रिस्क रहेगा? फंडिंग रिस्क इज समथिंग जहां पर आप नेट आउटफ्लोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मीटअप नहीं कर पा रहे, दैट इज अ फंडिंग रिस्क। तो वो तो नहीं है ना। इस तरह से होता है कि जैसे मान लो कि XYZ फर्म है, इसने पेमेंट करनी है 50,000 रुपए की, लेकिन इनके पास है सिर्फ और सिर्फ 20,000 25,000, अब ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ये होता है फंडिंग रिस्क। दिस इज अ फंडिंग रिस्क, राइट। कॉल रिस्क इज समथिंग रिलेटेड जहां पर आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। अब इस केस में भी ये हुआ है कि कमिटेड क्रेडिट लाइन है। कमिटेड क्रेडिट लाइन का मतलब क्या होता है कि कमिट करते हैं कितना पैसा आपको दे देंगे। अब वो एक नॉन फंड एक्सपोजर था, वो कमिटमेंट क्या थी? नॉन फंड बेस्ड थी। अब जब उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तो वो फंड बेस्ड बन गई, तो क्रिस्टलाइजेशन होगी, आपकी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइजेशन होगी। अब अल्टीमेटली दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी द कॉल रिस्क। सो आंसर जो रहेगा दैट इज एक्चुअली ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then the third one, it's related to the counterparty risk. Counterparty risk, or we can say credit risk, is almost one and over thing, सेम ही चीज है, क्योंकि काउंटर पार्टी जब परफॉर्म नहीं कर रही अपनी ऑब्लिगेशन को, तो उसको कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। लेट से अगर ये कमिटेड जो एक क्रेडिट लाइन है इसमें डिफॉल्ट कर देता है बैंक, तो उसको काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं हम, राइट, कि अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाया। डिफॉल्ट रिस्क तो वही होता है, क्रेडिट रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं, कि जिसमें डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट को, उसको डिफॉल्ट रिस्क बोल देते हैं। ठीक है जी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। A bank's foreign exchange division maintains an open position in the particular currency. तो बैंक का फॉरेन एक्सचेंज डिवीजन है जिसकी ओपन पोजीशन है किसी पर्टिकुलर करेंसी में। ड्यू टू अनफोर्सीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द एक्सचेंज रेट फॉर दिस करेंसी मूव्स शार्पली एंड अनफेवरेबली। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन का मतलब है इट कुड बी ओवरबॉट पोजीशन या ओवर सोल्ड पोजीशन, यानी कि लॉन्ग पोजीशन भी हो सकती है। ओवरबॉट का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस, तो एक हो सकता है ओवरबॉट पोजीशन है। ओवरबॉट को हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन है, जहां पर बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है ओवर सोल्ड पोजीशन हो सकती है, विच वी से इज अ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो ओवरबॉट पोजीशन भी हो सकती है, ओवर सोल्ड पोजीशन भी हो सकती है। बोथ द थिंग्स कैन बी देयर, राइट, एंड दोनों को हम ओपन पोजीशन कहते हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि अनफेवरेबल मूवमेंट हुई है। ठीक है, आपने करेंसी होल्डिंग जो की हुई है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक्सचेंज रेट में शार्प मूवमेंट हुई है एंड अनफेवरेबल मूवमेंट हुई है। पोटेंशियल फॉर द बैंक टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ दिस एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? कंट्री रिस्क कहेंगे, फॉरेक्स रिस्क कहेंगे, मार्केट लिक्विडेशन रिस्क कहेंगे, या फिर ट्रांजेक्शन रिस्क कहेंगे। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क दिस इज? अब फॉरेन करेंसी की मूवमेंट्स की वजह से जो रिस्क होता है दैट इज काइंड ऑफ द मार्केट रिस्क, एंड वो कौन सा रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी द फॉरेक्स रिस्क इन दिस सिनेरियो। कौन सा रिस्क रहेगा? फॉरेक्स रिस्क रहेगा इस सिनेरियो में। क्लियर है? सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। फॉरेक्स रिस्क कह दो या एक्सचेंज रिस्क कह लो, ये बेसिकली रिस्क वो रिस्क है जो सफर करता है बैंक जब एडवर्स मूवमेंट्स होती हैं एक्सचेंज रेट्स की, राइट, उसकी ओपन पोजीशन के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? वी से टू बी द फॉरेक्स रिस्क। कंट्री रिस्क इज समथिंग रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द क्रेडिट रिस्क। वो क्रेडिट रिस्क की टाइप है जहां पर बोरोर अपने पेमेंट नहीं कर पा रहा, अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा पा रहा, बिकॉज द कॉन्स्ट्रेंट्स विच आर इम्पोज्ड बाय द कंट्री, राइट, कैपिटल कंट्रोल है ना, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, लॉस हो रहा है, राइट। सो दैट इज अ केस रिलेटेड टू कंट्री रिस्क। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, वो होता है कि जब आपके पास कोई चीज है और जिस रेट के ऊपर मार्केट में बिकनी चाहिए उस रेट के ऊपर आप नहीं बेच पा रहे हो, राइट, दैट इज द मार्केट रिस्क। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क जो होता है दैट्स रिलेटेड टू द फ्रॉड या फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड होता है, एक्सटर्नल मार्केट करेंसी फ्लक्चुएशन के साथ रिलेटेड नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इट सेज अ बैंक्स इंटरनल ऑडिट डिस्कवर्स अ long running scheme where a loan officer has been colluding with external parties to approve loans based on fraudulent documentations, leading to significant financial losses. According to bank classifications, this type is prime example of which type of risk. तो कौन सा रिस्क है उसके बारे में we need to answer. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अब देखो, कोई भी अगर इंटरनल फ्रॉड होता है या फिर कैलामिटीज की वजह से है, एक्सटर्नल इवेंट की वजह से है, सिस्टम फेलियर की वजह से है, तो दैट इज क्लासिफाइड एज अ ऑपरेशनल रिस्क. उसको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं, राइट. तो इस सिनेरियो में भी जो ये रिस्क इंपोज हुआ ना, ये कौन सा रिस्क है? दिस इज द ऑपरेशनल रिस्क विच इज इम्पोज्ड ओवर द बैंक्स, राइट. क्योंकि इंटरनल प्रोसेसेस फेलियर हो कुछ हो, वो आपका ऑपरेशनल रिस्क है. एंड व्हाई नॉट कंप्लायंस रिस्क? कंप्लायंस रिस्क यानी कि ऑप्शन बी क्यों नहीं? क्रेडिट रिस्क तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है. कंप्लायंस रिस्क में बेसिकली होता है फेलियर रिलेटेड टू कि अपने कानून के साथ या रेगुलेशंस के साथ, लॉस के साथ आपने कंप्लाई नहीं किया. अब डेफिनेटली फ्रॉड जो है वो भी आपने लॉज को वायलेट किया होगा. जो फंडामेंटल फेलियर है वो बैंक के इंटरनल ऑपरेशंस एंड पर्सनल की वजह से हुआ है. फंडामेंटल फेलियर हुआ है, राइट. तो डेफिनेटली दैट इज मोर प्रोमिनेंटली द ऑपरेशनल रिस्क एंड नॉट द कंप्लायंस रिस्क. ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज से रिलेटेड, ठीक है. एंड रेपुटेशन रिस्क क्या होता है? नाउ दिस इवेंट डेफिनेटली विल बी लीडिंग टू द रेपुटेशन रिस्क, लेकिन एक कंसीक्वेंस है ये. डायरेक्ट इवेंट का, इनिशियल इवेंट का पॉइंट नहीं है, राइट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंटर रिलेटेड होती हैं चीजें, तो समझना जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. अ बैंक एक्सटेंडेड अ लार्ज लोन टू अ कॉर्पोरेशन इन कंट्री एक्स. ठीक है, तो बैंक ने एक लोन दिया कंट्री एक्स में. The corporation is profitable and willing to repay, but the government of country X imposes strict foreign exchange controls, preventing the corporation from converting the local currency to the service its foreign debt, right? The resulting failure, this result in failure to meet the payment obligation is best categorization as what? तो किसका एग्जांपल है ये? Definitely it's the type of the country risk का ही एग्जांपल है ये. किसका एग्जांपल है? कंट्री रिस्क का एग्जांपल है. अब कंट्री रिस्क से भी ऊपर एक रिस्क होता है. कंट्री रिस्क से भी एक ऊपर रिस्क होता है. दैट्स बेसिकली द सोवेरेन रिस्क. वो क्या होता है? सोवेरेन रिस्क होता है. सोवेरेन रिस्क का मतलब होता है वेयर यू आर डीलिंग विद द कंट्री इटसेल्फ. यानी कि एक तो हो गया कि ए पर्सन है कंट्री ए कंट्री में, बी पर्सन किसी और कंट्री में है, आपस में डील कर रहे हैं. बी अपनी ऑब्लिगेशन को निभाना चाहता है, लेकिन कंट्री ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी. ये तो जी ये चीज होगी. दूसरी चीज होती है जहां पर ए पर्सन है और यहां पर वो एक्स वाई जेड कंट्री के साथ डील कर रहा है. अब इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो उसका निवारण ये है कि ये डायरेक्टली डील ना करते हुए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी थर्ड टेरिटरी के थ्रू डील करे, जहां पर कंट्री को भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जा सकता है, राइट. सो दैट इज अ सोवेरेन रिस्क. क्लियर है? तो उसे सोवेरेन रिस्क कहते हैं. यहां पर आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. It says a bank holds a significant portfolio. A bank holds a significant portfolio of fixed rate residential mortgages. Following a sharp drop in market interest rates, an unexpectedly high number of borrowers choose to refinance their loans with other institutions. This forces the bank to reinvest the returned principal at the new lower interest rates, thereby reducing its expected income. This scenario is a clear manifestation of which type of risk? तो ये कौन सी तरह का रिस्क है? वी नीड टू आंसर. बेसिस रिस्क है, यील्ड कर्व रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, या एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है? सिनेरियो क्या क्या बोल रहा है? सिनेरियो कह रहा है कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है फिक्स्ड रेट रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस का. अब शार्प ड्रॉप होता है आपके पास किसमें? मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में ड्रॉप हुआ. अब अनएक्सपेक्टेडली जो नंबर ऑफ बोरोअर्स थे उन्होंने क्या किया? रीफाइनेंस करा लिया अपना लोन किसी और इंस्टीट्यूशन से. लेट्स से यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूशन है ए बी सी, और आपने लोन दे रखे हैं, हाउस लोन दे रखे हैं. लेट्स से 11.5% के ऊपर आपने फिक्स रेट के ऊपर आपने हाउसिंग लोन दे रखे हैं. पर्सन ए को, बी को, सी को अपने हाउसिंग लोन दे रखा है. अब दूसरी इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्लोटिंग रेट पे लोन दे रही है XYZ, एंड वो रेट दे रही है 8% के ऊपर लोन दे रही है. अब डेफिनेटली ये यहाँ से अपना ब्रेक कर लेंगे लोन को, एंड फर्दर टेक ओवर कर लिया यहाँ पर XYZ बैंक ने, इसको टेक ओवर कर लिया. सो ये कौन सा रिस्क है? सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द टाइप ऑफ बेसिस रिस्क. बेसिस रिस्क तो ये बिल्कुल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिस रिस्क का सिंपल सा फंडा होता है
कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज अलग अलग बेसिस के ऊपर है, अलग अलग बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से रिस्क इंपोज हो सकता है, तो ये डेफिनेटली दिस इज नॉट द बेसिस रिस्क, राइट। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू द यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क होता है जब आपके पास नॉन पैरेलल मूवमेंट है, ठीक है, ओवर द डिफरेंट टाइम होराइजंस रिलेटेड टू द सेम इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो उसे कहते हैं यील्ड कर्व रिस्क, तो वो भी यहां पर नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज रिलेटेड, जो आपके पास रीपेमेंट्स आती हैं, आप उसको सेम अमाउंट के ऊपर आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, दैट इज द री इन्वेस्टमेंट रिस्क, दैट इज आल्सो नॉट द केस। सो दिस इज द आंसर, दैट इज द एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्यों है ये? बिकॉज embedded option risk क्यों है ये? Only reason is this is a embedded option risk because the persons are going to premature or prepay their debt and further वो कहाँ पर टेक ओवर करवा रहे हैं? किसी और के पास करवा रहे हैं before the maturity. So this is a embedded option which is attached to that particular loan. So it is a embedded option risk. ठीक है? Now let's move toward the question number 9. It says a bank's management decides to enter a new highly volatile market segment without conducting adequate due diligence. तो बैंक की मैनेजमेंट डिसाइड करती है एक नई हाई वॉलेटाइल मार्केट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, कोई एडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, एंड फर्दर विदाउट डेवलपिंग पर्टिकुलरली अ क्लियर स्ट्रेटजी कि किस तरह से एसोसिएटेड रिस्क को मैनेज करेंगे, वेंचर परफॉर्म्स पुअरली एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। अब जो लॉस हुए हैं स्टेमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ फ्लॉड बिजनेस डिसीजन and its poor implementation is best classified as what? ये ऑपरेशनल रिस्क है, स्ट्रेटेजिक रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है या रेपुटेशन रिस्क है? अब डेफिनेटली ऑपरेशन रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि जो जो बंदे काम कर रहे थे उन्होंने प्रॉपरली कामकाज नहीं किया, लेकिन वो सिस्टम फेलियर्स या पर्सन फेलियर्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट सबसे बड़ा था फेलियर का, डेट वाज रिलेटेड कि इनके पास प्रॉपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी जिसको इन्होंने अपनाना था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। कंप्लायंस रिस्क भी हुआ है कि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया रूल्स के साथ, रेगुलेशन के साथ, एंड डेफिनेटली अब इनको रेपुटेशन का लॉस भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने एक सेक्टर में बहुत गंदा बिहेव किया, राइट। सो लेकिन मेजर जो स्टार्टिंग पॉइंट था दैट वाज द पुअर स्ट्रेटेजी, दैट वाज रिलेटेड टू द पुअर स्ट्रेटेजी, एंड दैट्स बेसिकली द स्ट्रेटेजिक रिस्क, वो स्ट्रेटेजिक रिस्क की कैटेगरी में आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। Next question, it says a bank prices its 5-year auto loans based on the 5-year government bond yield, but funds these loans using 1-year certificates of deposits priced off the 1-year yield. If a monetary policy shift causes short-term rates to rise sharply while the long-term rates remain stable, a flattening हो गया ना basically yield curve का, the bank's net interest income will be squeezed, वो तो कम होगी। Significantly, vulnerability is example of what kind of risk? Basis risk, yield curve risk, gap risk और the embedded option risk. तो 5 साल का आपने लोन दिया, 5 साल का जो लोन दे रहे हो वो बेसिकली किससे लिंक कर रहे हो? 5 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड से लिंक कर रहे हो, लोन को उस टेन्योर के साथ लिंक कर दिया। लेकिन जो 1 साल का आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आपका जिससे फंडिंग कर रहे हो, यानी कि जो लाइबिलिटीज आपकी वो 1 साल की है, राइट। तो यहां पर कौन सा बेसिस रिस्क रहेगा? बेसिस रिस्क है, यील्ड कर्व रिस्क है, गैप रिस्क है या एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है? डेफिनेटली बेसिस रिस्क कैन आल्सो बी द आंसर ऑफ द सेम। बेसिस रिस्क भी यहां पर आंसर हो सकता है, इन्वॉल्व रहेगा बिकॉज डिफरेंट बेंचमार्क्स इन्वॉल्व है यहां पर, चेंजिंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पर राइट, यहां पर बेसिकली सबसे पहली चीज जो है दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, वो किससे लिंक्ड है? अलग अलग बेसिस पे थोड़ा ना लिंक्ड है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज अलग अलग बेंचमार्क लिंक्ड नहीं है। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू यील्ड कर्व रिस्क। अब यहां पर देखो लोन के ऊपर 5 साल का टेन्योर यूज कर रहे हो, 5 साल का यील्ड कर्व यूज कर रहे हो, और लाइबिलिटीज के ऊपर 1 साल का जो यील्ड कर्व है वो यूज कर रहे हो, है तो सेम ना वो। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ यील्ड कर्व रिस्क इज द करेक्ट आंसर हियर बिकॉज ये डिफरेंट यील्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यील्ड कर्व रिस्क तब होता है जब बैंक जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिंग एट द डिफरेंट टाइम होराइजंस का इस्तेमाल करता है फॉर द प्राइसिंग ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी नॉन पैरेलल मूवमेंट होती है उनकी यील्ड कर्व में, जो इंटरेस्ट इनकम को उनकी अफेक्ट कर सकती है वो होती है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि आपका है तो वो यील्ड से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की बॉन्ड्स की यील्ड से रिलेटेड है, राइट। बट द पॉइंट इज एक है आपका 5 साल का और एक है 1 साल का, जिसकी वजह से उनके टाइम होराइजन की यील्ड में डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम हुआ। सो दैट इज आंसर। एंड इफ वी लुक एट द पर्टिकुलर इफेक्ट, गैप रिस्क जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है फॉर मिसमैचिंग इन द रीप्राइसिंग डेट्स।
यील्ड का रिस्क यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है दिस दिस वॉन्ट बी लीडिंग टू गैप रिस्क, दिस कैन आल्सो लीड टू द गैप रिस्क, लेकिन गैप रिस्क एक ब्रॉडर टर्म है, हमारे पास शॉर्ट जो नैरोर टर्म है वो अवेलेबल है, सो वी विल बी गोइंग टू आंसर दैट पर्टिकुलर टर्म, राइट? सो ऑप्शन बी ही आंसर रहेगा, नॉट द गैप रिस्क। ये नहीं है कि आप गैप रिस्क आंसर लगा दो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट दैट्स नॉट 100% ट्रू, राइट? So that's the case. Now let's move to the question number 11. It says a bank holds an asset in its trading portfolio that is not actively trading. तो बैंक होल्ड करता है एक एसेट को अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जिसको एक्टिवली ट्रेड नहीं किया जा रहा, एंड हैज वेरी few interested buyers. When the bank tries to sell its large position, it finds that it must accept a sustainability lower price than the last quoted market price to execute the trade. This inability to conclude a large transaction near the current market price is form of what kind of risk? This is price risk, default risk, market liquidity risk, or the forex risk. Market risk जो price risk होता है, that's basically said to be the market risk. इसको market risk भी कहते हैं, यानी कि जो market में adverse movement होती है उसकी वजह से risk होता है, that's basically the market risk. This is not the answer. Default risk जब कोई person default करते वो भी scenario यहाँ पर नहीं है। अब आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे किसी बड़ी ट्रांजेक्शन को एट अ रीजनेबल प्राइस, डेफिनेटली दिस इज आंसर, दैट इज अ मार्केट लिक्विडिटी रिस्क ओवर हियर। फॉरेक्स रिस्क जो होता है वो करेंसी की मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, सो दैट इज नॉट द पार्ट ओवर हियर, सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's move to the next question. It says a bank enters into a derivative contract. तो बैंक जो है वो derivative contract में enter करता है, such as an interest rate swap with another financial institution. The risk that this other institution will fail to uphold its end of the agreement, resulting in loss of the bank, is most accurately termed as what? उसको क्या कहेंगे? डिफॉल्ट रिस्क कहेंगे, कंट्री रिस्क कहेंगे, ट्रांजैक्शन रिस्क कहेंगे, या फिर काउंटर पार्टी रिस्क कहेंगे? देखो, डिफॉल्ट रिस्क के समवेयर, डिफॉल्ट रिस्क वो होता है लाइक जहां पर काउंटर पार्टी जो उसमें क्रेडिट डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि जो उसने पैसे वापस करने थे वो नहीं किया, राइट? उसे कहते हैं हम डिफॉल्ट रिस्क। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंट्री रिस्क होता है जब जहां पर काउंटर पार्टी ने फेल कर दिया ड्यू टू द ऑब्लिगेशंस विच वर पुट अपॉन हिम और हर बाय द गवर्नमेंट, राइट? तो वो कंट्री रिस्क होता है। एंड अगर ट्रांजेक्शन रिस्क की बात करें तो वो इंटरनल फ्रॉड या बिजनेस फेल्स की वजह से होता है, दैट इज आल्सो नॉट द पार्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क को डिफाइन किया गया है कि आपकी जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, या उनके रिफ्यूजल की वजह से, या फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसकी इनएबिलिटी की वजह से जो रिस्क होता है, दैट इज द काउंटर पार्टी रिस्क, राइट? अब यहां पर इंटरेस्ट रेट स्वैप इन्होंने एग्रीमेंट किया, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जहां पर ये जो इंटरेस्ट स्ट्रीम्स हैं उनको आपस में स्वैप करेंगे, राइट? अब ए पार्टी ने फेल कर दिया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, ये कैंसिल कर दिया, मैं ये ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क विच इज imposed, so option D is the correct answer. Question number 13. It says which of the following statements accurately distinguish the fundamental nature of the banking book from the trading portfolio as per the standard banking guidelines? See, first of all, let's understand about the banking book and the trading book, right? तो बैंकिंग बुक के केस में जो एसेट्स होते हैं उनको लंबे समय के लिए रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट्स को, लेंडिंग को, जबकि ट्रेडिंग बुक की बात करें तो आप शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए उनको रखते हो, राइट? एंड कोर बैंकिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है बैंकिंग बुक को, लेट्स से लोन्स डिपॉजिट्स आर देयर। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग बुक, इट्स बेसिकली फॉर ट्रेडिंग, अपने मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज करनी है उसके लिए इस्तेमाल करते हो, राइट? एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट होल्डिंग इंटेंट, तो बैंकिंग बुक के केस में इट्स HTM, दैट्स हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस के ऊपर, एक्रूअल बेस्ड इनकम होती है उस केस में। बट इन केस ऑफ ट्रेडिंग बुक इट्स रिलेटेड टू हेल्ड फॉर सेल पर्पस, HFS कहते हैं जिसको, हेल्ड फॉर सेल पर्पस के लिए होता है, राइट? सो बैंकिंग बुक में प्राइमरली आपका क्रेडिट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, राइट? लेकिन अगर हम ट्रेडिंग बुक की बात करते हैं तो उसके ऊपर होता है मेजरली मार्केट रिस्क, राइट? रिस्क जो होता है वो रियल टाइम में मेजर करना होता है, शॉर्ट टर्म हाइराइजन के ऊपर आपने मैच करना होता है। एंड अकाउंटिंग की बात करें तो बैंकिंग बुक में वी डू फॉलो द अक्रूवल अकाउंटिंग, एंड वेयर एज इन द केस ऑफ द ट्रेडिंग बुक वी डू फॉलो द मार्क टू मार्केट बेसिस अकाउंटिंग। तो मार्क टू मार्क बेसिस MTM अकाउंटिंग को हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ द ट्रेडिंग बुक। अभी ऑप्शंस को देखते हैं। द बैंकिंग बुक यूजेस अ MTM अकाउंटिंग सिस्टम, तो बैंकिंग बुक के MTM अकाउंटिंग सिस्टम यूज करता है, अभी तो आपको बताया मैंने, नो।
बैंकिंग बुक जो है वो अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करता है, तो ऑपोजिट बता दिया, ये गलत हो गया। बैंकिंग बुक प्राइमरली कंटेन्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, हेल्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, नहीं, गलत हो गया। बैंकिंग बुक में लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग बुक होता है उसमें बेसिकली आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। एंड बैंकिंग बुक होल्ड्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर टिपिकली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, तो ये एचटीएम बेसिस पर होता है, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड सब्जेक्ट टू द लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, while the trading portfolio holds marketable assets subject to the market risk. Absolutely correct. So option C is the correct answer. Option D, basically T2. Banking book is free from credit risk. No, banking book में credit risk, interest rate risk major होता है. Trading portfolio is expected to the market risk, right? उसमें expected market risk होता है. This is also wrong. So option C is absolutely the correct answer. Option C is the correct answer here. So that will be all related to this video. I hope that you must have liked the content. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो कीजिएगा लाइक, और फटाफट से आप व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है CIB अर्ली बर्ड, और उसे व्हाट्सएप करना है इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।